इफ एवरीवन इज योर फ्रेंड ना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम ये बात समझ लो। अगर तुम्हारे सभी दोस्त है ना, अगर तुमसे कोई जल नहीं रहा तो इसका मतलब भाई ये है कि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तुम भाई फिर तुम तो ऐसे नल्ले हो, बस घूम रहे हो इधर उधर, जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। पर अगर तुम्हारा एक ही दोस्त है, दो ही दोस्त है, तीन ही दोस्त है, तुमको पता है भाई मेरे यही दोस्त है, जरूरत पड़ेगी ना मेरे को, जब 110 लाने पड़ेंगे, 120 लाने पड़ेंगे, ये भाई मैं इन पे डिपेंड कर सकता हूँ। भाई तुमको स्पेकुलेशन करना है ना, जाओ क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे करो, गोल्ड प्राइसेस पे करो, सिल्वर पे करो, निफ्टी 50 पे करो, सब पे करो, पर कट ऑफ पे स्पेकुलेट करके कोई कुछ नहीं होगा, मतलब एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा। यू विल लूज योर माइंड, यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, बंदी से झगड़ोगे, माँ बाप की आंखों में नासुर बनते रहोगे, कुछ नहीं रहेगा उसमें। और फिर उसके बाद में क्या रहता है कि जल्दी 10-12-15 दिन बाद पर्दा पड़ता है, अगर तुम्हारा निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो फिर स्पेकुलेशन और निकल जाता है। लोग बोलते हैं यार सीसैट में एवरीडे वेस्ट इज 1% ऑफ योर मार्क्स वेस्ट, ऐसा है समझ लो। और मतलब तुमको अंदाजा होगा ही कि भाई 3-4 नंबर में सारा गेम रहता है, पूरा गेम जो है ना वो 10 नंबर के अराउंड गेम है। तुम पेंट वेंट सब लगाते हो तो फिर सबसे पहले ये प्राइमर लगाते हैं, मतलब फिर उसके बाद में तुम डेकोरेशन करवाओ, प्लास्टर करवाओ, कुछ भी करवाओ, उनको मेरे को मतलब नहीं। तो ये सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग वाली जो रहती है ना, अब पर्टिकुलर प्राइमर, मतलब मैं इसका स्केलेटन की भी नाम रख सकता हूं, कुछ भी नाम रख सकता था। स्केलेटन की हम लोग कर चुके हैं, स्केलेटन की अभी मेंस आएगा भी, तो हम लोग उस पर ढांचा बनाएंगे। और ढांचा बनने के बाद में क्या चीज होनी चाहिए, तो ये पहले समझ तो लो, फिर उसके बाद में पता चल जाएगा कि भाई मतलब कैसा, कहाँ पे विंडोज आएंगी, कहाँ पे तुम लोग प्लास्टर करोगे, कहाँ पे तुम्हारा कौन सा कलर चढ़ेगा, पेंटिंग कहाँ पे आएगी, वो सब कुछ है। तो बेसिक प्रीमाइस ये हो कि भाई अभी जैसे पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि 850, 800, 960, 950 पे तुम्हारी रैंक निकल जाती है। अब इसके बाद में भी अब इंटरव्यू का गेम ऐसा किया है कि भाई 180, 190 के बिना नीचे तो मतलब डालिए, मतलब नहीं आएगी तुम्हारी रैंक। मेरे भी 2021 में कुछ 96 या 98 आए थे GS2 में, फिर उसके बाद मेरे सडनली 117 आए, फिर 116 आए, मतलब एक बार जब 20 नंबर का जंप आ गया तो वो जंप ड्रॉप नहीं हुआ। उसी तरह एथिक्स में हुआ मेरे साथ, मेरे 92 आए, 92 से 114 हुआ सीधा, 114 मतलब 20-22 नंबर का इंक्रीज हुआ, फिर 119 हुए, और जब 114 119 से 40 नंबर का पेपर छोड़ के आया था मैं। तो कुछ तो मतलब मुझे एक्जैक्टली पता चल गया होगा ना कि क्या लिखने से मेरे 92 आ रहे थे या 98 आ रहे थे, और क्या लिखने से मेरे 115 या 100 मतलब 115 के आसपास आ रहा है स्कोर। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है, वो क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस कभी भी तुम्हें कोई भी मटेरियल नहीं देने वाला। तुम सोचो मटेरियल से मिल जाएगा, मटेरियल से नहीं मिलेगा मुझे भाई। वो मैंने बैठा, दिमाग लगाया, 4 सब्जेक्ट को लिंक किया, जब मैंने एग्जामिनर को दिखा दिया ना कि गवर्नेंस के क्वेश्चन में मैं इकोनॉमी ढूंढ सकता हूं, मैं सिक्योरिटी ढूंढ सकता हूं, ठीक है, मैं जीएस चीजें डाल रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन अगर करके रखोगे, ये GS1 है, GS2 है, GS3 है। मेरे नोट्स कभी भी कंपार्टमेंटलाइज होते ही नहीं। मैं कभी भी ये नहीं फिक्स करता कि जो मैंने कंटेंट पढ़ लिया वो GS1 का कंटेंट है और इस टॉपिक का कंटेंट है। मेरा एक एवरग्रीन सी नोट्स है, एवरग्रीन सी फाइल है मेरी। जो ट्रेन उस गांव जाती ही नहीं है, उस ट्रेन में तुम फर्स्ट क्लास का टिकट करवाओ, फर्स्ट एसी का टिकट करवाओ, सबसे बेस्ट सीट है तुम्हारे पास, पर क्या मतलब, वो ट्रेन उस गांव जाती ही नहीं है ना। जो ट्रेन उस गांव जाती है, फिर भाई अब उसमें किसी भी कंपार्टमेंट में बैठना पड़े, तुमको उस गांव जाना है तो उसी ट्रेन में बैठ के जाना पड़ेगा। फिर अब उसमें कैसा भी टिकट मिले तुमको, तो गरीब भाई वो मटेरियल ही पड़ेगा, उसको लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल पढ़ूंगा, ये कोर्स पढ़ूंगा, इसके नोट्स रटूंगा, इसके नोट्स एप्लीकेट करूंगा, इसके मॉड्यूल रटूंगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो मैं लिखवा हाँ, लूंगा, ये तो मतलब ओपनली मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, बात ही खत्म। जैसे कुछ एक तुम एवरेज बंदा नहीं जा रहा ना अंदर यार, बेसिक फंडा ये है ना, एवरेज बंदे को बाहर रख के फिर गेट बंद कर रहा है। मेंस में अब हमेशा आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगर आपने डिफरेंशिएट मतलब कुछ भी, मेरे को नहीं पता मेरे नंबर क्यों आते थे, लेकिन मेरे को इतना पता मैं भीड़ वाले काम बिल्कुल नहीं करता था। भीड़ क्या पड़ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को इतना पता जो भी मेरा प्रोसीजर है, PYQ जो भी जैसे भी करता हूं मैं, छोटे छोटे नोट्स बना के, मेरे को ये इतना तक नहीं पता था भीड़ आंसर क्या लिख रही है, मेरे को बस अपना पता होता था मैं क्या आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को उससे नंबर मिल जाते थे। तो और ये मैंने जेन्युइनली फील किया कि जिसके भी भीड़ वाले आंसर होते हैं, भीड़ वाले मतलब जो स्टैंडर्ड मटेरियल लेट्स से मार्केट में फ्लोट हो रहा है, कोई भी मार्केट में मटेरियल फ्लोट हो रहा है, उसने जो भी आर्गुमेंट लेट्स से उसने आर्गुमेंट लिख रखे हैं कि रीजंस फॉर द पॉवर्टी के, उसने कुछ आर्गुमेंट्स लिख रखे हैं, अगर सबके सब वही रीजंस लिख के आएंगे ना तो किसी को नंबर नहीं मिल रहे। बिलीव मी, किसी ऐसे में क्यों स्कोर ड्रॉप हो रहा है, सबके सब बुद्धा की स्टोरी लिख के आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर तुम भीड़ वाले नंबर, भीड़ वाले कंटेंट लिख के आओगे, इसलिए भीड़ वाले कंटेंट को कभी भी वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। ट्रिक बता दी भाई कैसे होता है, गेम का रूल बता दिया, चीट कोड बता दिया मैंने। लोग को लगता है कि भाई सारे क्वेश्चन 15-15 नंबर के, सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के, भाई नॉट ऑल क्वेश्चन आर इक्वल, ये बात समझ लो। मैं इस पूरे को ना एक क्वेश्चन मैट्रिक्स बताता हूँ, जो ये मैंने चीज पिछले साल मतलब 2025 के मेन से पहले भी बताई थी, और अभी वापस से वो रिएट्रेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अब गेम बता रहा हूँ कि भाई चिन्ना स्वामी पे मैच है तो फिर छोटी बाउंड्रीज है, तो फिर भाई सामने सामने छक्के लगाओ। वानखेड़े पे मैच है, ड्यू आएगी। ईडन्स में स्क्वायर में बाउंड्रीज लंबी है। पॉक में खेलोगे तो फिर भाई स्पिनर्स खिलवाने हैं, ये उस टाइप का ज्ञान है। और मेन बात क्या है कि ये चीज दिस हैज बीन, मतलब काफी सारा इसमें विजडम है, और काफी सारा इसमें डीप इंसाइट इनटू द एग्जाम है, और बहुत सारा जो है ये ऐसा एस्पेक्ट है कि यूपीएससी ने अपने सुप्रीम कोर्ट के को दिए हुए आंसर्स में बताया है, या फिर हम लोगों ने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है, या फिर मतलब लोगों ने स्पोरेडिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक कंसोलिडेटेड चीज बनाई है। तो एंड एंड में मैं मतलब भाई अमीर की पहचान क्या है, गरीब की पहचान क्या है, जैसे जो हमेशा बताता हूँ वो तो बताएंगे ही। तो शुरुआत वाला जो एक मेजर एस्पेक्ट रहेगा, वो एस्पेक्ट रहेगा कि होता क्या है, मतलब भाई 400 होता क्या है। और देखो हम लोग 450 कह भी नहीं रहे, ऑन अ गुड डे 420 इज अ डिसेंट स्कोर, मतलब भाई 420 ला सकते हो बढ़िया सब कुछ करके, पर 400 इज ऐसा कि भाई 400 तो लाना ही है तुमको, मतलब 400 बिना 400 लाए अगर तुम रैंक ला रहे हो ऐसा हो नहीं सकता, अनलेस भाई तुम मतलब एंथ्रोपोलॉजी में तुम 350 ही लाए, मतलब अब 350 एंथ्रोपोलॉजी में लाना और 400 जीएस में लाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो
वो एक्सटर्नलिटीज को हटा करके, मतलब तुम भाई बिल्कुल ही गेम चेंजर ही हो, स्टडी हो, वो बात अलग दिन है, मतलब उनके लिए बात है ही नहीं। जो तुम मेरे जैसे, मतलब हम लोग भाई नॉर्मल बंदे हैं, मक्कार आदमी है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मक्कारी करते हैं, उसके बाद में हम लोग को भाई पेपर भी तो निकालना है, रैंक भी तो लानी है, वरना रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये सब करवा करके कैसे रैंक लाए, उसकी ये उसका एंटायर प्रीमाइस है। तो हम्म, तो स्टार्ट करने से पहले, आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। हाँ 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 चलो। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे प्राइमर ये है कि भाई ये देखो, जब पेंट वेंट सब लगाते हैं तो फिर सबसे पहले ये प्राइमर लगाते हैं, मतलब फिर उसके बाद में तुम डेकोरेशन करवाओ, प्लास्टर करवाओ, कुछ भी करवाओ, वो मेरे को मतलब नहीं। तो ये सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग वाली जो रहती है ना, अब पर्टिकुलर प्राइमर, मतलब मैं इसका स्केलेटन की भी नाम रख सकता था, कुछ भी नाम रख सकता था। स्केलेटन की हम लोग कर चुके हैं, स्केलेटन की अभी मेंस आएगा भी, तो हम लोग उसमें ढांचा बनाएंगे। और ढांचा बनने के बाद में क्या चीज होनी चाहिए, तो ये पहले समझ तो लो, फिर उसके बाद में तुमको पता चल जाएगा कि भाई मतलब कैसा, कहाँ पे विंडोज आएंगी, कहाँ पे तुम लोग प्लास्टर करोगे, कहाँ पे तुम्हारा कौन सा कलर चढ़ेगा, पेंटिंग्स कहाँ पे आएगी, वो सब कुछ है। तो बेसिक प्रीमाइस ये हो कि भाई अभी जैसे पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि 850, 800, 960, 950 पे तुम्हारी रैंक निकल जाती है। अब इसके बाद में भी अब इंटरव्यू का गेम ऐसा किया है कि भाई 180, 190 के बिना नीचे तो मतलब गाली है, मतलब नहीं 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 आएगी तुम्हारी रैंक, तुम मतलब बहुत ही स्टड हो। अभी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग रहेंगे कि भाई जो 780 लेके बैठे हैं, पिछले साल 790 लेके बैठे हैं, और मतलब सुमन मैम मिल गई, शुक्ला सर मिल गए, 138 पकड़ा दिए, 142 पकड़ा दिए, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ हटा करके 800 इज अ रियलिस्टिक टारगेट, आप 800 लेके बैठो, उसमें भी 400 जीएस लेके बैठो, 270 उधर ले आओ, 280 वहां पे ले आओ, और फिर 120 में ये मिला करके 800 बिठवाओ। ऐसा एक एक मोटा मोटी आइडिया है। उन सब में जाने से पहले अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखो भाई की तो आ ही चुकी है, अब की के बाद में हर मतलब हर जगह पे हड़कंप है। मतलब पहले जो लोग बता रहे थे कि बहुत कम बन रहा है, सब जगह पे डाउन है, तो ऑन एन एवरेज कंसेंसस ये है कि इवन जो लोगों ने फॉरेस्ट हमेशा निकालते हैं, जो लोग सिलेक्टेड है फॉरेस्ट पे, उन सबके साथ में भी कॉमन कंसेंसस ये है कि अराउंड 25 टू 30 मार्क्स का एवरेज रिडक्शन है, कि जो जो लोग पहले पेपर लिखते थे, जिन लोग के 120 आते थे वो अभी 80-85 लेके बैठे हैं। तो ये जो एवरेज रिडक्शन है, ये अक्रॉस द बोर्ड है। तो मेन बात क्या है ना, कि इसके बाद में मैंने तुमसे कहा है कि भाई मैंने तो कट ऑफ पे पुट्स ले ही ली है, पर अब अगर तुम लोग पता हो तो इको विको में मैंने कॉल क्या रहता, पुट क्या रहता, वो सब कुछ बताया था। मैंने तो पुट खरीद ही लिया, पर बात क्या है कि पुट तभी लेने का सेंस बनता है कि स्पेकुलेशन वर्क्स वेल एंड ओनली वेल इफ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। भाई तुमको स्पेकुलेशन करना है ना, जाओ क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे करो, गोल्ड के प्राइसेस पे करो, सिल्वर पे करो, निफ्टी 50 पे करो, सब पे करो, पर कट ऑफ पे स्पेकुलेट करके कोई कुछ नहीं होगा, मतलब एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा। यू विल लूज योर माइंड, यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, बंदी से झगड़ोगे, माँ बाप के आंखों में नासुर बन के रहोगे, कुछ नहीं रहेगा उसमें। और फिर उसके बाद में क्या रहता है कि जल्दी 10, 12, 15 दिन बाद पर्दा पड़ता है, अगर तुम्हारा निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो फिर स्पेकुलेशन और निकल जाता है। लोग बोलते यार सीसैट में मेरा नहीं रहा होगा, मेरा इसमें नहीं होगा। अब प्रोविजनल की आई है तो फिर एटलीस्ट उन स्पेकुलेशन को तो कम कर दो। पहले तो ऐसा था कि इसका की क्या है भाई, उसी में लोग झगड़ लेते थे और 10-10 दिन लड़ते थे कि इसका भाई कौन सी गैसेस निकल रही है। अरे भाई क्या मतलब है तुमको, अब तुमने लगा दिया ना, अब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। पर इसका बॉटम लाइन ये है कि तुम्हारा पर्पस ये है कि भाई तुमको रैंक लानी है, तुम्हारा पर्पस मतलब मक्कारी करना, तुम्हारा पर्पस घूमना, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि तुम इस सेशन में बैठे हो, तुम ये सेशन बाद में भी देखोगे, तुम हमारे साथ जुड़े हो, तुमको मेरा नाम पता है, नमन का नाम पता है, तो बेसिक फंडा ये कि डेफिनेटली तुमको रैंक लानी है, तभी तुम यहां तक हो। मक्कारी कर रहे होते तो फिर कहीं उधर ही ओआरएन में घूम रहे होंगे। रैंक लानी इसलिए यहाँ पे बैठे हो, हमसे बात कर रहे हो। तो रैंक बिना मेंस के नहीं निकलती। जो लोग इस साल लिखेंगे उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई इस साल का बहुत हौच पौच होने वाला है। जो बकेट रहेगा, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो सबसे रैंडम 2023 के बाद में सबसे रैंडम इसी साल रहेगा, क्योंकि पेपर ही काफी लक बेस्ड कर करा, टेम्परामेंट बेस्ड कर दिया, माइंडसेट बेस्ड कर दिया। तो फिर अगर थोड़ा सा बंदे ने कम भी पढ़ा है और बोलता है कि भाई मैं तो निकाल लूंगा, मेरे को मतलब नहीं है इससे, मेरे को मतलब ही नहीं किसी भी चीज से, तो जो मेहनत की कमी जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट और माइंडसेट में इस बार बहुत ज्यादा कंपनसेट हो रही है। तो उस केस में, पर मेंस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेंस इज अ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेपर। फिजिकली ही तुम इमेजिन करो कि एक दिन में आपको 8,000 वर्ड लिखने पड़ते हैं और उसमें से आपको 2-2,500 वर्ड पढ़ने पड़ते हैं।
वो भी 6 घंटे कंटिन्यूसली लिखना है, वो भी कुछ दिन, एक दिन 2-3 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, मतलब इतना लेबरस प्रोसेस है वो कि लिखना इटसेल्फ में बहुत बड़ा टास्क है। कच्चे मतलब हल्के दिल वाले का, कच्चे दिल वाले का वो काम ही नहीं है, वो पहले ही हार मान जाता है। अगर जो लोग पहली बार मेंस लिखते हैं उनको पता चल जाता है कि जैसे ही एथिक्स का पेपर खत्म होता है उनको पता चलता है कि भाई मेरा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऑप्शन में एफर्ट ही नहीं लगा पाऊंगा, और वहीं पे लोग वहीं पे खत्म हो भी जाते हैं। तो वो जो एफर्ट वाला चीज है ना, वो वो एफर्ट वाली चीज तुमको कभी ना कभी लानी पड़ेगी, और वो लाने के लिए तुमको मेंस में इंटेंसिवली खुद को समर्पित करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में तो करना ही पड़ता है, बट प्रीलिम्स वाला गेम अब नहीं है। मतलब प्रीलिम्स वाले में क्या है कि भाई आइडेंटिटी, हाँ भाई ए से कुछ नाम था, बीबी से कुछ नाम था, एबीसीडी में से ये एक आंसर है, बहुत बहुत सिंपल एग्जाम है वो। अब रैंडम बना दिया, वो कर दिया, वो बात और है, पर कंपैरेटिवली बहुत रैंडम एग्जाम है जितना मींस है। और तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि मतलब जैसे मैं उस दिन वीसी में भी बोल रहा था कि भाई गरीब की पहचान फिर एक ही बन जाती है कि भाई उसको बस फिल्म निकालना रहता है। फिर जिस साल अब बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जिनका इस बार पहली बार फिल्म निकलेगा, क्योंकि पेपर ऐसा बना था, और मे बी लाइक देयर प्रिपरेशन, देयर एफर्ट, सब कुछ दे हैव केम टू लाइफ, मे बी डेस्टिनी वाज ऑन देयर साइड। तो अगर डेस्टिनी तुम्हारे साइड में है तो फिर व्हाई नॉट लाइक टेक इट टू द फुलेस्ट ऑफ एक्सटेंट। मैं उसको बिल्कुल और बिल्कुल जी जान लगा देनी है। भाई और देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, मतलब बैचमेट ही था मेरा, तो उसने ना 2019 में फॉरेस्ट निकाला था, ठीक है। और तो मैंने उसको बोला था कि यार तेरा फॉरेस्ट निकाल लिया तूने, सिविल सर्विसेज का तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत हाई चांस है नहीं निकलेगा। फॉरेस्ट का मेन प्रीलिम्स इस बार तूने निकाल लिया है और हर बार निकलता नहीं है, तो बेटर है कि तू इसको कन्वर्ट करने पे फोकस कर कि ये कन्वर्ट हो जाए फाइनली। उसने मेरी बात मानी नहीं, उसने सिविल सर्विसेज का दिया और फॉरेस्ट का फिर वो ऐसे ही हक दिया उसने जाके, और अगले साल उसका फिर फॉरेस्ट का मेंस कभी निकला, प्रीलिम्स का कभी निकला ही नहीं। तो ठीक है, तो उसी तरह है कि प्रीलिम्स का अगर जिसका निकलता है, जैसे मान लो यशोवर्धन है, निखिल है, मेरा वो सर्वेश है, ये इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, या अभिनव है, वो तो जब मुंह उठाएंगे फॉरेस्ट का प्रीलिम्स निकाल देंगे। मनीष है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं निकल रहा, उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तुक्के से किसी साल निकल गया तो निकल गया। तो अगर जिसका तुक्के वाला खेल है ना कि इस साल बाय चांस उसका निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो फिर उसको भाई निकाल दो। फिर अब मतलब वो वाला काम मत करना कि निकला था फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली थी तुम्हारे जैसे, इसको मैं बोलता हूँ जैसे भाग्येश करता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी कई बार हाथ में आके मिल जाती है, बैठे बैठे तुम्हें घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और तुम उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाते। तो अगर मान लो निकल जाता है इस बार, ठीक है, हमें नहीं पता कट ऑफ क्या जा रही है, लेकिन अगर निकल जाता है तो इट्स बेस्ट टाइम कि तो कन्वर्ट कर लो अपॉर्चुनिटी को, तो नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और ये बहुत बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं मैंने कि ये निकल गया, वो अपॉर्चुनिटी खराब कर दी, ठीक है। अब इसी में से ही है एक दो, इसी में अपने में नाम नहीं लूंगा उसका, क्या है, उसने 22 में मेंस लिखा, ठीक है, फिर उसका 23 में प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर उसने 24 में स्किप किया, उसका फिर 25 में प्रीलिम्स निकला, इस बार 26 में उसका बहुत अच्छा 93-94 नंबर बन रहा है, ठीक है, सीसेट फेल हो गया फिर वो। तो वही रहता है कि जब टेस्टिंग फेज आता है तो फिर बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टिंग फेज आता है, इसलिए अगर मौका मिल रहा है तो इस बार इसको कन्वर्ट कर ही लो। कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो थोड़ा हम बताते हैं, जो जनरल कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे। जैसे कुछ प्रिंसिपल्स है ना, जैसे प्रीलिम्स को तुमको बताए थे, प्रीलिम्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि वी डू नॉट हैव टू रीड टू मच, है ना, जो बेर मिनिमम हमारा हम उसी पे फोकस कर सकते हैं। वो प्लेसेस न्यूज रैंडम से किसी ऑस्ट्रेलिया की पूछा है तो मैं नहीं ऑस्ट्रेलिया के प्लेसेस न्यूज नहीं पढ़ सकता मैं जाके, समझ रहे हो। तो उसी तरह इसमें भी मेंस में कुछ बेसिक रूल्स रहेंगे, वो बेसिक रूल्स आज हम तुम बता देंगे। वो तुम्हें पता लगाने के बाद उसके बाद एग्जैक्टली वही वही जैसे यहाँ से मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली में जाने के बहुत रास्ते हैं, बस से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, एक्टिवा से भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। लेकिन जाना दिल्ली जाना है तो जाना तो मतलब नॉर्थ में ही पड़ेगा ना, या जाना तो साउथ में पड़ेगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाली। तो उसी तरह हम डायरेक्शन तुमको बता देंगे, रूल्स बता देंगे, उस रूल्स पे एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैंने बताया कि मान लो GS1 को ऐसे तैयार करना है या GS2 को ऐसे तैयार करना है, जो भी एथिक्स ऐसे तैयार करना है। अब उसको तैयार करते हुए तुम्हें 4 मॉक टेस्ट लिखने पड़ रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट लिखने पड़ रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी कैपेसिटी पे है, तुम्हारी कन्वर्जन स्किल्स पे है, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल सच है कि GS1 को तैयार कैसे किया जाता है वो नॉर्मली सबका सेम ही रहता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे निखिल और मैं अभी मतलब एग्जैक्टली मुझे पता चला निखिल मेंस के लिए एग्जैक्टली तैयारी करता कैसे था, तुम मेरी बात समझ रहे हो। अब हमें समझ आ रहा है कि यार इसके और मेरे बहुत सारे रूल्स बहुत सेम है, यशोवर्धन और मेरे बहुत रूल सेम है, सर्वेश और मेरे बहुत रूल सेम है, ठीक है। तो वैसे ही है जिसका बार बार निकल रहा है ना, तो हम लोगों का एक कॉमन पैटर्न है, हम लोगों का एक कॉमन रूल है कि हाँ ये ऐसी तैयारी करी जाती है तो ऐसे ही होता है। तो वो बेसिक रूल्स हम तुमको कोशिश करेंगे आज बता देंगे। बाकी कुछ जो बच जाएंगे वो मैं जब ओरिएंटेशन वीडियो डालूंगा उसकी
कि जो भी स्केलेटन की वाली है उसमें बताऊंगा, बेसिक रूल्स है, डाला तो है इसमें स्लाइड्स में, अगर टाइम मिलता है तो उसको बता दूंगा, लेकिन मैं आई गेस तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेना, कोशिश नहीं कर ही लेना, ठीक है, फिर बाद में बार बार आती नहीं अपॉर्चुनिटी। दूसरा बात यह है कि संख्या के 93 है भाई, बताओ इस इतना धो दिया पेपर पकड़ के इसने। सर पर मेरा सीसैट रुक गया है। अरे यार, ये 14 स्टूडेंट हो गई जिसने जीएस धो दिया है और सीसेट रुक गया, अरे शिट यार। सर, मेरा इस बार दैट एक्सेलआरआई का कॉल कन्वर्ट हुआ है। सर मैंने एमबी एडमिशन भी नहीं लिया यार। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया बिल्कुल। तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया इस बार, बहुत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है यार ये वाला तो काम। क्या 5th अटेम्प्ट था सर, मेरा तो सब खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। भाई मेरा तो अभी रहो, अभी बताते हैं अभी तुमको। यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी। मेरा छठा अटेम्प्ट था, मतलब मैंने क्या किया है मैं तुमको बताता हूँ अभी। तुम आई नो हाउ इट फील्स, बट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। अभी तुम करना, मैं कॉल पे बात करूंगा, निखिल या मेरे से हाँ बात करना है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। मैं सोच रहा था कि इस बार जिस का मैं सोच रहा हूँ ना कि उसका बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो सब के सब जीएस में नंबर ले आए हैं। अब वही तुम्हारा जैसे सीसेट रुक गया, क्या ही बोले अब। चलो करते हैं। हाँ करते हैं, रुको। हाँ हाँ, फिर अब जिनके पास खुदा ना खास्ता भाई अब बुरी किस्मत हुई या फिर जो भी है, मतलब अनफेयर सीसैट कह लो, जो भी कह लो, जिनका नहीं रुक रहा ना, उनको रैंक लानी है, तो फिर दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली गेट इन द मूड कि भाई तुम मेंस कर लो। कि बात क्या है कि तुमको अब जिन लोगों ने नहीं करा है पहले, उन लोगों को अब पता चल जाएगा कि भाई क्या दिक्कत आती है अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया हो। तो जो लोग मतलब एसआईपी लॉस का पार्ट नहीं थे पिछले वाले जो से मतलब ग्रुप ऑफ बैच था उसमें, और उन लोगों को जो लोग अब अभी कोप अप करने का ट्राई कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई एक उसका एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के साथ में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप उस चेकलिस्ट के पीछे रह रहे हो ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो एक सर्टेन सेट ऑफ बेसिक, सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल जो नमन कह रहा है, जो हम बता रहे हैं, जो फिर जो हम लोगों ने कंसेंसस के साथ में रिपीटेडली हमने देखा है कि भाई मतलब हम भी 400 ला रहे हैं, नमन भी 400 ला रहे हैं, और भी लोग हमने जिनको बताया उन लोगों के 360 से 419 तक नंबर बढ़े हैं। तो काम करती है ये चीज, तो पर उनको एक टाइम पे आपको ये चीज बाइट द बुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज प्रोबेबली द ग्रेट टाइम कि अगर आपके प्लेट में और कुछ नहीं है, मतलब आपको शादी नहीं करनी है या फिर आपको कुछ और नौकरी नहीं करनी है, आपको कुछ और चीज की एग्जाम के प्रिपेयर नहीं करनी है, आप 3 महीने के लिए आपके पास लिबर्टी है, तो फिर भाई कर लो इसको, एक बार इन्वेस्ट कर लो इसको। ट्रस्ट मी, इसके फ्रूट्स आप काफी टाइम तक रीप करोगे। जब भी मेंस लिखोगे, अगली बारी पक्का लिखोगे, तो फिर तब आप ऐसा रहोगे भाई लिखवा लो अब मेरे से, मतलब तुम हाथ तुम्हारी इच करेंगे कि भाई कब आएगा मेंस, कब आएगा मेंस, कब आएगा मेंस। तो ये स्पेकुलेशन, बेसिक फंडा ये है कि स्पेकुलेशन मत करो अनलेस तुमको पैसा मिल रहा है उसको। कहीं अगर सट्टा बाजार है तो भाई कट ऑफ के जिस पे कॉल्स पुट ट्रेड हो रहा है, तो फिर आओ हम भी लगाते हैं। मतलब भाई मेरे को बताना, मेरे को पैसा लगाना है। नमन ने बता तो दिया ही है कि भाई एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। पर पैसा लग रहा है, मिल रहा है, तभी करना है। पैसा नहीं मिल रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है, तुरंत लग जाओ। उस दिन वाली वीसी में भी बताया था 100 दिन से कम दिन है, एवरी डे वेस्ट इज 1% ऑफ योर मार्क्स वेस्ट, ऐसा है समझ लो। और मतलब तुमको अंदाजा होगा ही कि भाई 3-4 नंबर में सारा गेम रहता है। पूरा गेम जो है ना वो 10 नंबर के अराउंड गेम है। तुम इतने सारे लोग इस वीसी में रहेंगे, 940, 945, 250 लेके बैठे है, कट ऑफ 961 थी। इवन दे विल बी मिसिंग ऑन दी रिजर्व लिस्ट बाय 3 मार्क्स 4 मार्क्स। तब पता चलता है कि भाई यार एक दिन निकाल लिया होता, एक दिन। और वो एक्चुअल में गेम चेंजर रहता है। मतलब जब रैंक आती है तो भले ही वो 5 नंबर का ही फर्क है, पर 5 नंबर में भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब लबासना जाओगे या फिर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लिखने। इसका इंपॉर्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ। योगी अपना दोस्त है, ठीक है, उसने 3 सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दे लिए और एक फॉरेस्ट का दिया। फॉरेस्ट का निखिल के साथ ही दिया था, निखिल वाले दिन ही दिया उसने। उसका इंटरव्यू में हमें लग रहा है इंटरव्यू में स्कोर नहीं आया होगा, इसलिए रह गया उसका। 2 नंबर से फॉरेस्ट का लिस्ट रुका है, फाइनल अनरिजर्व्ड है वो भी। और इंटरव्यू में तो आ गया उसका, इतना स्कोर आ गया कि हाँ लिस्ट में आ जाता, लेकिन उसका रिटर्न में सिर्फ 2 नंबर से रुका है, सोचो। तो वो एक एक 2-2 नंबर की क्या, इंटरव्यू में तो 10 नंबर 20 नंबर एक छोटे से, मतलब उसने ओपिनियन बना लिया तुम्हारा और 10-20 नंबर तुरंत कम कर देता है वो। लेकिन 10-20 नंबर मेंस में कम करवाना मेहनत लगती है। मतलब तुम्हें बोलना पड़ता है एग्जाम में कि मेरे नंबर काट यहाँ पे, समझ रहे हो ना। मेंस में एक एक 2-2 नंबर
इंटरव्यू तो बहुत जल्दी करते हैं, 10-10 ऐसे ही ऐसे में करते हैं 10-10 20-20, लेकिन मेंस में 10-10 20-20 कटवाना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो उसमें एक सेट पैटर्न रहता है, वो सब करते हो तो मोस्टली नंबर आ जाता है उसमें। लेकिन वो जो डाइसी एरिया है, उसमें डाइसी एरिया में हम कभी नहीं बोल सकते कि नंबर आएगा। जैसे निखिल का ही ले लो ना, निखिल का 160 आता था, इस बार 195 कर दिया। सिंगल डिफरेंस है, पहले भी उसका टॉप 5 में रिटर्न में स्कोर था निखिल का फॉरेस्ट के अंदर, इस बार टॉप 6 में था। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, रिटर्न स्कोर उसका वही है, रैंक 6 की जगह रैंक 12 आ गई उसकी। क्यों? क्योंकि उसको भाई इंटरव्यू में थोड़ा कम मिला रिलेटिवली, लेकिन इंटरव्यू में उसका 3 नंबर बढ़ते उसकी सीधे रैंक आ गई। तो वो वही, और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब 35 नंबर का डिफरेंस जो है ना, हमने पहले भी जोर लगाया था, इस बार भी जोर लगाया था। तुम समझ रहे हो, वो 35 नंबर का रिटर्न में जोर लगाने के लिए उतनी बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में तो तुरंत एक छोटे से रिस्पॉन्स से वो चेंज कर देते तुम्हारा नंबर। तो वो हाँ, एक वो बेस निकाल तो लो भाई। अब तो मतलब आई गेस मेरे को पता है कि वो चेन ऑफ बैड इंटरव्यू स्कोर्स कैसे ब्रेक करनी पड़ती है, क्योंकि इस बारी क्योंकि काफी सारे लोग तो यहाँ पे वो भी है कि भाई मतलब हर एक बोर्ड मेंबर के मारे हुए बैठे कि भाई 138 पकड़ा दिए, 146 पकड़ा दिए, 152 पकड़ा दिए। क्या करें भाई, करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। अब पहले पर मेन ये है कि भाई वो 790 तक 810 तक पहुंच जाओ, ताकि अगर तुम इंटरव्यू में 190 ले भी आओ तो तुम्हारी रैंक भी फिर एकदम 16 रैंक आए, तो 32 रैंक आए, 36 रैंक आए, तो मजा भी आया। मतलब वरना अगर वही मतलब 610 रैंक आएगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा। मतलब हाँ भाई बढ़िया लगता है, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि अगला बार फिर से प्रीलिम्स लिखना है, सर्विस कौन सी मिल रही है भाई, मतलब आईसीएएस मिल रहा है या फिर आईपीटैफ मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, फिर तुम फिर से कोई और सर्विस के ट्राई कर रहे हो। अब बढ़िया है ही, मनाने का एक बढ़िया नहीं हो, बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया है, बट स्टिल तुम वो उसमें हो ही ना। तो एक बार ही अब वो मौका मिला है, एक बार ही वो कर लो, तो फिर एक बार कर लो, फिर अब मतलब हो ही जाए। तो अब मेन बात क्या है ना कि देखो, एक जैसे सुदर्शन वाले पे क्वेश्चन था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है या फिर पब्लिक प्लेस, जो भी, अब मतलब तो वहां से इंस्पायर्ड होकर अब हम लोग को एक सुदर्शन चक्र जान लो कि ये सुदर्शन चक्र है क्या। बेसिक फंडा ये कि सबको पता है कि 420 लाने रहते हैं, पर मतलब 420 आते कैसे, बनते कैसे, ये बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम लोग। और ये बहुत सालों की विजडम, इंफॉर्मेशन, हम लोग का एक्सपीरियंस, यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए जवाब, इन सब का क्यूमुलेटिव विजडम ही है। तो क्यूमुलेटिव विजडम ये कि हर एक पेपर के, हर एक ऑप्शनल के या फिर किसी भी मेंस के जो मार्क्स रहते हैं ना, ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो ये ना गॉसियन कर्व बनता है, जिनको पता रहेगा कि भाई एक सर्टन सेट ऑफ मार्क्स रहेंगे कि जिनमें सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स बहुत कम लोगों के, बहुत कम मार्क्स भी बहुत कम लोगों के। तो यूपीएससी क्या करती है ना, एक गॉसियन कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइजेशन करती है। ये एक्सेप्टेड है, उन्होंने माना हुआ ये। तो इनमें उनका पर्पस ये रहता है कि इस कर्व को उनको फ्लैटन करना रहता है, इस कर्व को उनको नीचे करना है। तो नीचे एक जगह पे अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो क्या चीज रहेगा, कुछ लोगों को उनको इधर की तरफ भेजना पड़ेगा, कुछ लोगों को उनको इधर की तरफ भेजना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप सर्टन सेट से अगर आपके नंबर ज्यादा है, रॉ नंबर्स, रॉ मार्क्स, तो आपके नंबर, नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आपके मार्क्स कम कम होते जाते हैं। इसका एक बहुत प्राइम अच्छा एग्जांपल है कि किसी का पेपर बहुत अच्छा होता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलो मेरे 105 107 बनेंगे, पर अच्छा होता है तो फिर इतना अच्छा होता है वो कि भाई वो 107 का जो नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा वो 119 बनते हैं। जैसे नमन का केस है, मतलब नमन दो बारी 115 120 लाया, क्यों? क्योंकि भाई वो इस यहाँ पे था वो, तो जब कर्व फ्लैटन कर रहे थे उसके मार्क्स और बढ़ गए। सिमिलरली बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है ना कि भैया लिखा तो अच्छा था पर नंबर उतने नहीं आए, क्यों? क्योंकि भाई वो यहाँ पे है कहीं पे। तो क्या हुआ कि उनके एक्चुअल में रॉ स्कोर उनका 99 ही बन रहा था, पर नॉर्मलाइज होके भी 101 बना, पर बाकी लोग का जिसका 103 बना था उसका 106 बन गया। तो तुम्हारे में जो परसेंटेज इंक्रीज था वो कम हुआ, पर इसमें परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ, तो तुम्हारे नंबर भी ज्यादा बढ़े। और एक्चुअल में ये होता है, तभी तो ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आंसर शीट्स में एक पर्टिकुलर क्वांटास में नंबर रहता है। मतलब लोगों के जीएस 3 में 74 74 74 74 मार्क्स रहेंगे, जीएस 4 में मतलब 105 105 105 105 मार्क्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्टन फिक्स क्वांटास में मार्क्स अलॉट होते हैं, ऐसा हमारा बिलीफ है, हमने ऑब्जर्व किया है। हम लोग 100% गलत भी हो सकते हैं, पर 99% ये है कि भाई ऐसे ही होता है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं
क्योंकि इसी बेसिस से हम लोग ये करेंगे कि भाई हम लोग को ये जो पीक है ना, इस पीक से आगे रहना है हमेशा, क्योंकि तब हम हमेशा ही गेन करेंगे। हम कभी भी एक नंबर पे, अब जैसे 420 बनाने हैं, तुम्हारे एक पेपर में GS3 में तुम्हारे 67 बन गए, तो फिर तुम पिल गए भाई यहाँ पे, मतलब तुम्हारा 420 पार करना फिर बहुत मुश्किल बन जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जैसे मान लो अगर 115 स्कोर आया है ना, तो इट डजंट मीन कि मेरे को 115 स्कोर रॉ स्कोर मिला होगा। रॉ स्कोर मेरा 105 ही रहा होगा, ठीक है। वो बढ़ बढ़ के मतलब जब फ्लैटन किया कर्व को, तो 105 का इन्फ्लेट होके 115 मिल गया मुझे, समझ लो। उसी तरह अगर मेरा एक्चुअल स्कोर लेट्स से 74 आया है, तो रॉ स्कोर 74 नहीं होगा मेरा, रॉ स्कोर मेरा 84 होगा, उसको फ्लैटन करके मेरे को 74 किया गया था। तो ये और फ्लैटनिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जानोगे तभी तुमको पता चलेगा भाई, कुछ कुछ पेपर ऐसा रहता है ना कि तुम्हें हमेशा ही उस कर्व के आगे रहना है। और ये जो बंदा जिसका इंटरव्यू कॉल आती है ना, वो बंदा हर हर एक पेपर में यहाँ पे रहता है कहीं कहीं पे। और जो बंदा इंटरव्यू से जस्ट -20 है, मतलब कट ऑफ जैसे 750 है, किसी के 720 बनते हैं, 719 बनते हैं, 725 बनते हैं, वो बंदा हमेशा यहीं पे रहता है। सब में उसने एवरेज किया है और जस्ट वो कट ऑफ से भी जस्ट पहले रह रहा है। तो ये वाला बंदा नहीं बनना हमको, ये वाला बंदा बनना है। जो बंदा 780 760 है ना, वो बंदा यहाँ पे कहीं पे हर रहा है। तो हर जगह पे जैसे उसका रॉ स्कोर 99 बन रहा है, वो 105 बनेगा, फिर कहीं पे 98 बन रहा है, वो उसका 107 बनेगा, जो भी बनेगा, फिर वो हमेशा ही एच पे है। जो ये वाली क्राउड से वो हमेशा ही आगे जा रहा है। और जैसे तुमने ऑप्शनल में भी, ऑप्शनल से तुम अच्छे से समझ पाओगे। ऑप्शनल में होता है ना, जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मेरा 360 का लेट से करेक्ट अटेम्प्ट है, तो 360 थोड़ी दे देंगे मेरे को, वो 360 को ड्रॉप करके 260 करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो गॉसियन कर्व पे उसको प्लॉट करेंगे तुमको, फिर वो बैंड्स डिसाइड करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं, और इस जोन में रहने वाले को ये वाला बैंड अलॉट किया जाएगा। तो इसलिए तुम देखना कि मान लो 124 है या SM 89 है, तो सबको, बहुत सारे लोगों को 89 मिला होगा। अब कैसे सबको 89 कैसे मिल सकता है बताओ? अगर मैं वैसे चेक कर रहा हूँ, नॉर्मली चेक कर रहा हूँ, सबको 89 नहीं दे सकता मैं। तो वो एक बैंड में फॉल कर रहे थे। लेकिन चलो ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिलेटिव रैंक रहती है, परसेंटाइल रहता है, तो आपको हमेशा रिलेटिव रैंक में यू हैव टू ट्राई कि आपका एवरेज से ऊपर हो। और कट ऑफ भी जनरली एवरेज, लेट से कट ऑफ 720 है ना, तो एवरेज 720 नहीं होता, एवरेज 700 के करीब रहेगा, और कट ऑफ हमेशा 10-15 नंबर ऊपर रहती है उससे। क्योंकि भाई एवरेज मार्क्स रहेंगे तो फिर तुम, एवरेज बंदा नहीं जा रहा ना अंदर यार, बेसिक फंडा ये है ना। एवरेज बंदे को बाहर रख के फिर गेट बंद कर रहा है। अभी प्रीलिम्स में भी सेम चीज होती है, जो कट ऑफ सुन के तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो ना, वो कट ऑफ रहती है, क्योंकि पीक के जस्ट आगे कट ऑफ है, क्योंकि पीक तो बाहर ही रखना है। तो इस पूरे फंडे को इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शनल में भी यही होता है। ऑप्शनल में अगर कोई टॉप 1 परसेंटाइल, अगर मतलब जैसे किसी के 99 परसेंटाइल है फिजिक्स में, किसी के 99 परसेंटाइल है मैथ्स में, किसी के 99 परसेंटाइल है ज्योग्राफी में, रॉ स्कोर में, तो उनके जो नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। 2-5 नंबर का फर्क रहता है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैरी करते हैं, वो सब रहता है, पर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो तुम्हें हर पेपर में सेम चीज रहती है। हर पेपर में आपकी एक सेट में, एक बंच में आपकी जो नॉर्मलाइज्ड, आपकी जो वो है इक्वी परसेंटाइल, जो परसेंटाइल है, वो आपका वो डिसाइड करेगी। तो जनरली क्या रहता है ना, जनरली अगर आप हर पेपर के टॉप 10 परसेंटाइल में हो, मतलब 90 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल में हो, तब आपकी जस्ट इंटरव्यू कॉल आती है। जस्ट इंटरव्यू कॉल सब में आओ। तो कैसे रहता है, मतलब अब ये कैसा है कि अभी मैं तुम्हें कैलकुलेशन भी बता दूंगा, पर कंक्लूजन उसका ये है कि हम लोगों ने बहुत सोच के पॉट बना करके ये चीज पे अराइव हुआ है। तुम्हारा बेसिक फंडा क्या है कि जो बेटर रहेंगे ना, वो बेटर ऑफ होते जाएंगे, और जो भीड़ भीड़ रहेगी ना, भीड़ जो जहां पे पीक आता है भाई, वो सफर द मोस्ट करेगी। अब तुमने लास्ट ईयर 2025 के मार्क्स देखे रहेंगे, तो फिर भाई लोगों के 680 681 685 670, यही बहुत सारे लोगों के मार्क्स रहेंगे, बहुत सारे लोगों के। सेम विद 710 699 695, यही रेंज में मार्क्स है। क्यों? क्योंकि भाई भीड़ वहीं पे है और वही सफर करेगी। फिर उनके बाद में भीड़ को थोड़ा सा आगे पीछे छोड़ो, आप 20 नंबर आगे लाओ, फिर आप सूट वूट पहन के जा रहे हो आप इंटरव्यू देने। अब देखो, इन दोनों कंसेप्ट से, इन दोनों फंडा से आपको क्या चीज समझ में आई? सबसे मेन बात है कि आपको भीड़ के साथ में नहीं जाना। आपको अनलेस एंड अनटिल आप कॉपी को डिफरेंशिएट करोगे, आपकी कॉपी वो टॉप 95 परसेंटाइल में रहेगी, आप कुछ अलग करोगे, आप में दिखेगा उसको कि कुछ अलग है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आप अंदर जाओगे। इसका बेसिक फंडा ये है कि आपको भीड़ के साथ में नहीं जाना है। इट्स अ थिंकिंग गेम। आपको खुद को समझना है, आपको खुद के पर्सपेक्टिव बनाना है। इसलिए चीजें डिस्कस करूंगा, पर
डिफरेंशिएशन जरूरी है ये बताने के लिए ये पूरा फंडा बताया। देखो इसलिए शायद तुम लोगों को याद होगा, मैं बार बार एक ही रिपीट कर रहा था, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा था कि प्रीलिम्स में वी हैव टू रिमेन विद द क्राउड एंड मेंस में वी हैव टू गो अगेंस्ट द क्राउड। प्रीलिम्स में अगर आप क्राउड के साथ नहीं रहते हो तो आप कट ऑफ से पीछे चले जाते हो, कट ऑफ से अलग हो जाते हो। और मेंस में अगर आप क्राउड के साथ रहते हो, ठीक है, तो फिर आप वही वाला तो कट ऑफ भीड़ में रहोगे, तो भीड़ में हमेशा आप जैसे फ्लैटन किया जाएगा कर्व को, आप पीछे फेंक दिए जाओगे। बस मेंस में अब हमेशा आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगर आपने डिफरेंशिएट मतलब कुछ भी, मेरे को नहीं पता मेरे नंबर क्यों आते थे, लेकिन मेरे को इतना पता है मैं भीड़ वाले काम बिल्कुल नहीं करता था। भीड़ क्या पड़ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को इतना पता है जो भी मेरा प्रोसीजर है, पीवाईक्यू जो भी जैसे भी करता हूं मैं, छोटे छोटे नोट्स बना के, मेरे को ये इतना तक नहीं पता होता था भीड़ आंसर क्या लिख रही है। मेरे को बस अपना पता होता था मैं क्या आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को उससे नंबर मिल जाते थे। तो और ये मैंने जेन्युइनली फील किया है कि जिसके भी भीड़ वाले आंसर होते हैं ना, भीड़ वाले मतलब जो स्टैंडर्ड मटेरियल लेट से मार्केट में फ्लोट हो रहा है, कोई भी मार्केट में मटेरियल फ्लोट हो रहा है, उसने जो भी आर्गुमेंट, जैसे उसने आर्गुमेंट लिख रखे हैं कि रीजंस फॉर द पॉवर्टी के, उसने कुछ आर्गुमेंट्स लिख रखे हैं, अगर सबके सब वही रीजंस लिख के आएंगे ना तो किसी को नंबर नहीं मिल रहे। बिलीव मी, किसी ऐसे में क्यों स्कोर ड्रॉप हो रहा है, सबके सब बुद्धा की स्टोरी लिख के आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर तुम भीड़ वाले कंटेंट लिख के आओगे, इसलिए मैं भीड़ वाले कंटेंट को कभी भी वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता कि भाई सबके सब वही चीज लिख के आए। हाँ, जनरल फ्रेमवर्क हमेशा से सेम रहता है, लेकिन यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। या तो फ्लो बनाने में डिफरेंशिएट करो, या स्ट्रक्चर बनाने में करो, या सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करने में करो, या फिर एग्जांपल्स ही, जैसे मैं एग्जांपल से अपने आप को डिफरेंशिएट करता था। मुझे पता है ज्यादा कंटेंट मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर करता था कि जो लेटेस्ट एग्जांपल है ना, मैं न्यूज बहुत ड्रॉप करता था, मतलब जगह जगह पे न्यूज ड्रॉप करता था, ताकि एग्जामिनर को ये फील हो जाए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो और मुझे ये पता है पूरी भीड़ नहीं कर रही वो, क्योंकि सारी की सारी भीड़ एक पर्टिकुलर टीचर के क्वालिटी एनरिचमेंट मटेरियल पढ़ रही है, उसके अंदर जो भी माल मसाला लिखा है वो सबके सब वही लिख रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी है कि मार्केट में न्यूज में क्या चल रहा है। और मेरा सिंपल सा रहता था कि एक ही तरीका है जो जिससे मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि जीएस में ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने अपना तरीका निकाला था, वैसे यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। कोई लोग डायग्राम से निकालते हैं अपना तरीका कि मैं डायग्राम से अपने आप को डिफरेंशिएट करूंगा। कोई लोग लेट्स से पॉइंटर्स लिखते हैं, या इंट्रोडक्शन भारी कर देते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन में एक ही जगह दो चीजें लिखने शुरू कर देते हैं, या फिर लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। मान लो सोशियो इकोनॉमिक हेडिंग बनाई, इकोनॉमिक के अंदर भी 4 स्ट्रक्चर्ड हेडिंग बनाएंगे, मतलब बहुत तरीके होते हैं। लेकिन यू हैव टू, ये इस पूरी 2 स्लाइडों का समरी ये था कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। क्राउड वाले काम करोगे तो आपको नंबर नहीं मिल रहे मेंस में, एज सिंपल एज दैट। और ये बता मतलब ये बताए बिना वो आप चेन ब्रेक ही नहीं कर पाए। मतलब काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे कि भाई जिनका मेस 2-3 बारी होगा मेस निकल में रहे, और ऐसा नहीं कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं। वो लोग ऐसे भाई 50-50 60-60 टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट लिखते हैं लोग, क्या क्या हर मटेरियल, हर सोर्स, हर जो भी चीज पॉसिबल है वो हर चीज करते हैं, मतलब 16-16 घंटे पढ़ते हैं यार, मैंने देखा हुआ है लोगों को। तो तब भी उनके नहीं आ रहे भाई, 360 365 380 लेके बैठते हैं। हमारा एक दोस्त है, थैंकफुली उसका फॉरेस्ट में हो गया पिछले साल, पर उसके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वो जीएस में ला ही नहीं पा रहा था नंबर। पर मैंने उसको बहुत समझाया भी कि भाई तू जो कर रहा है ना वो नहीं हो पाएगा, कि तू मटेरियल पढ़ के मटेरियल रेप्लिकेट वहां पे करने की कोशिश करोगे तो फिर हर कोई मटेरियल वहां पे रेप्लिकेट ही कर रहा है। तो बताऊंगा गरीब की पहचान क्या है। एक पहचान उसकी ये भी है कि भाई वो मटेरियल को रेफर करता है, उसको लगता है कि भाई मटेरियल पढ़ूंगा तो मेंस निकल जाएगा, नहीं निकलता। इसीलिए हम, मेरा लास्ट ईयर भी यही मॉडल था, इस हमने अक्टूबर में चलाया था तब भी यही मॉडल है, और इस साल भी मोस्टली मॉडल यही रहेगा कि हम बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करते। जो प्रीलिम्स में स्पून फीड किया था ना कि तुमको थमा के नोट्स दे दिए कि ये लो रख लो इसको, तो वो काम हम नहीं करते, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो फिर इट विल बी लाइक भीड़ बन जाओगे। सबकी मेहनत वेस्ट है, वो मेहनत वेस्ट का काम है वो। क्योंकि भाई अब मैंने तुमको मतलब बता दिया, ट्रिक बता दी भाई कैसे होता है, गेम का रूल बता दिया, चीट कोड बता दिया मैंने कि भाई ये चीट कोड है। इस चीट कोड के अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम कर्व के आगे रहोगे, अगर तुम फ्लैटनिंग में बेनिफिट लोगे, तभी तुम जीत पाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे। वरना फिर तुम्हारा ऑफ कोर्स यू विल सफर कि भाई फिर किसी पेपर में 87 लेके बैठे हो, किसी पेपर में 92 लेके बैठे हो। 87 और 92 कितना बनता है? 180 बन गया, तो फिर 2 पेपर तुम्हारे 180 बन गए, तो फिर मतलब बाकी 2 में फिर 220 लाके फिर वो करवा पाना बहुत मुश्किल जाता है। फिर उसमें भी अगर एक आध पेपर में 101 बन गया तो फिर तुम हो ही गया, फिर केला तुम्हारा। मतलब फिर दूसरे में तुमको बिल्कुल टॉप परसेंटाइल 1 परसेंटाइल में ही रहना है। देखो सारा गेम नंबर्स का ही है, ये सारी बशक्कत जो है ना ये 10-15-20 नंबर में ही है। ये 10-15-20 नंबर की फाइट तुम जितनी अच्छे से लड़ोगे ना, जितनी इफेक्टिवली, जितनी एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करके समझोगे, उतना ही तुम मतलब बहुत आसानी से एक्सेल करोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई नहीं बता रहा, ये मैं तुमको गारंटीड लिख के देता हूं। तुम बहुत कोई भी बंदा आएगा, ये मतलब बिल्कुल हम लोग की चाय की चर्चा है
इंडिया गेट पे घूमते हुए जाके कैब पे बैठे की हुई चर्चा है ये, मतलब इतनी इंटीमेट और प्राइवेट चर्चा रहती थी। पर अब क्या करे भाई, अब मेरे को भी एनएफयू के पोस्टर पे लोगों के रैंक वाली फोटो चाहिए, तो फिर अब मेरे को बताना पड़ रहा है, तो वैसा है वो। फिर उसमें बात क्या है कि लोग को लगता है कि भाई सारे क्वेश्चन 15-15 नंबर के, सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के। भाई नॉट ऑल क्वेश्चन आर इक्वल, ये बात समझ लो। मैं इस पूरे को ना एक क्वेश्चन मैट्रिक्स बताता हूं, जो ये मैंने चीज पिछले साल मतलब 2025 के मेन से पहले भी बताई थी और अभी वापस से वो रीइटरेट कर रहा हूं। सर्टन को कुछ सारे क्वेश्चंस को ना मैं 5 एक मैट्रिक्स में जोड़ता हूं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न क्वेश्चंस है। कौन सा वाला क्वेश्चन है वो, कि जैसे भाई स्टेट्स रिलेटिव फाइनेंशियल पोजीशन का था जो 2025 में था। देन अगेन लाइक देयर इज सम क्वेश्चन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भाई इन्वेस्टमेंट हाई, आपको उसमें 20 केसेस लिखने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। देयर इज सम क्वेश्चन ऑन आरपीए, आपको आरपीए के प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, आपको आरपीए केसेस लिखने पड़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट करोगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सर्टेन क्वेश्चंस आर कि जिसमें रिटर्न्स बहुत हाई है पर इन्वेस्टमेंट बहुत मीडियम और लो है। तो एक ओशन करंट वाला क्वेश्चन है, तुमको ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है, ना ही तुमको कुछ एक्स्ट्रा नया मटेरियल पढ़ना है, ना ही कुछ मतलब कुछ नहीं करना उसमें, बस फिक्स है उसका आंसर। एक बार 2015 में क्वेश्चन आया था, वो 2015 के क्वेश्चन का अगर तुमने आंसर तैयार कर लिया ना, तो वही चीज को घुमा घुमा के बार बार एक ही चीज को घिसी पिटी चीजों को बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही बात बोली निखिल ने। कोरल रीफ वाला क्वेश्चन है, डेजर्टिफिकेशन वाला। भाई डेजर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन अगर तुम सबसे बेस्ट नहीं लिख रहे ना, तो फिर तुम कोई हक नहीं है तुम्हारा आईएएस बनने का। मतलब बिल्कुल बहुत बेसिक ब्लंटली बताता हूं मैं, क्योंकि भाई ये बहुत बिल्कुल वो क्वेश्चन ऐसा है ना कि भाई तुम मेरे को दो, मैं अब मेरे को तो पढ़े हुए कुछ करे हुए बहुत टाइम हो गया, पर मैं आज भी ऐसे लिखूंगा कि मैं 15 में से 12 नंबर ले आऊंगा। और ये चीज बिल्कुल सही बोली निखिल ने, कि मेरे को भी याद है कि 2023 का जब मैं जीएस 3 लिख रहा था ना, तो आई अटेम्प्टेड लगभग 150-160 पेपर अटेम्प्ट करके आया था मैं, बाकी 70-80 का छोड़ दिया था मैंने पेपर, क्योंकि तब तक मुझे समझ आ गया था कि करने भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, डिमांड फुलफिल करने से नंबर मिलते हैं। तो लेकिन उसमें आई गॉट समवेयर 89 या 90 कुछ मार्क्स मिला था मेरे को। तो 160 का अटेम्प्ट करके 90 मार्क्स मिला है। तो उसमें क्या किया था ना मैंने, बहुत जो छोड़ दिए क्वेश्चन वो तो छोड़ ही दिए, लेकिन जो मैं लिख के आया था, जैसे क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन था एक, मुझे पता था कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ पूरी दुनिया में उससे अच्छा आंसर किसी ने लिखा होगा, आई एम डैम श्योर। मतलब उस क्वेश्चन में अगर वो 15 का था ना, तो 12 से मेरे को 10-11 से नीचे दिए ही नहीं होंगे उसने। मतलब वो पक्का नंबर वहां मिले ही मिले हैं मुझे, तुम समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे तुमको रखने पड़ते हैं। ये निखिल ने मुझे बोला था कि नमन, तू सोचता है कि हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का है, 15 नंबर का 15, ऐसा नहीं है। किसी क्वेश्चन में स्कोरिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसमें स्कोरिंग पोटेंशियल ज्यादा है ना, तेरे को उसमें स्कोर करके आना है। और जिसमें स्कोरिंग पोटेंशियल नहीं है, मान लो वो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल पूछ रहा है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर तुम गोथनबर्ग प्रोटोकॉल में ओजोन नहीं लिख रहे, वो तुमको नंबर दे ही नहीं सकता, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगर तुम उल्टा कुछ बाइनरी आंसर, अब तो तुम लोग समझ जाओगे बाइनरी क्या होता है, तुम ओजोन की जगह कुछ और लिखोगे, वो तुरंत काट देगा कि यार इसको पता ही नहीं गोथनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है। तो वो ओपन एंडेड डिस्कशन है ही नहीं वहां पे। जहां पे भी ओपन एंडेड डिस्कशन है, वहां पे चांस होता है कि शायद तुमको मिल जाए। लेकिन जहां बाइनरी आंसर्स है, जहां पे प्रीलिम्स की तरह एकदम फिक्स आंसर है कि यही आंसर होगा उसका, तो उस क्वेश्चन में ज्यादा स्कोरिंग पोटेंशियल होता नहीं है अगर तुमको नहीं आता तो। लेकिन कुछ जैसे इसने ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, भाई वो ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसमें जो भी लिखोगे वो फिट बैठ जाएगा उस क्वेश्चन में। तो ट्राई टू लिंक एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। तो उसमें मेरे जैसे को एडवांटेज मिल जाता था, क्योंकि मेरे को पूरे अपने नोट्स याद रहते थे, एकदम कंठस्थ रहते थे। मुझे एक्जैक्टली इमेज याद आती थी कि कौन सा चीज कहाँ लिखा है, कौन सा केस लिखा है मैंने, कहाँ डायग्राम बनाया, वो सब कुछ याद रहता था। तो मैं क्या करता था, मैं सारे ब्रेन में स्कैन कर लेता था कि अच्छा पहले पेज में मेरे को ये केस मिल गया, दूसरे पेज से ये केस मिल गया, तीसरे पेज से ये। इतनी जल्दी ब्रेन चलता था और सारे केसेस मेरे को एक साथ याद आ जाते थे। समझ रहे हो? तो वो कैसे होता है, वो सब नोट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन इस स्लाइड का पर्पस ये था कि ऑल क्वेश्चंस आर नॉट इक्वल, एंड कुछ क्वेश्चंस में स्कोरिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा स्कोरिंग पोटेंशियल कहाँ पे होगा। जैसे मैंने जियोग्राफी में थोड़ा सा कोशिश करी थी कि जियोग्राफी या सोसाइटी और जियोग्राफी, इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लगते हैं सब्जेक्ट ये, है ना। तो वैसे ही अब मान लो मेरे को जीएस2 में मेरे लिए था पॉलिटी, सोसाइटी और गवर्नेंस। आईआर नहीं पढ़ता था मैं ज्यादा, आईआर इंटरव्यू के लिए जो पढ़ता था तो पढ़ता था। तो सोसाइटी और गवर्नेंस में मेरे को हमेशा कम्पिटेटिव एज मिलता था, हमेशा। पॉलिटी में तो चलो मैं जो भी लिख रहा हूँ, बाकी मेरा भीड़ वाला क्राउड भी वही लिख रहा है। लेकिन गवर्नेंस सोशल जस्टिस में जब इंटरलिंकेज का काम आता था ना, तो मुझे पता है कि जो इंटरलिंक करके मैं लिख रहा हूँ उस मोमेंट पे कोई भी नहीं लिख रहा। मतलब इसलिए मेरा स्कोर भी 115-117 आता था उसके अंदर, क्योंकि वो आसपास भी नहीं है, मेरे टच भी नहीं कर रहा है। जिस लेवल में मैं चीजों को इंटरलिंक कर रहा हूँ, जिस लेवल में मैं 4-5 इकोनॉमी से डाटा उठा रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी से चीजें उठा रहा हूँ, मैं कहीं से भी चीजें उठा के लिंक कर रहा हूँ ना, तो वहां पे मेरे को स्कोरिंग पोटेंशियल मेरे लिए ज्यादा था।
वो कैसे मैंने खुद पता लगाया कि मेरा मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे मैंने काम किया। समझ गए ना? इस पूरी स्लाइड का यही एक सबसे क्रक्स है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई स्कोरिंग पोटेंशियल फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू डिसाइड व्हिच क्वेश्चन इज स्कोरिंग इन द पेपर, है ना? एंड यू हैव टू स्कोर ओवर देयर। तो और इसका ऑन द मतलब एक और उसका लर्निंग ये है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर तुमको 110 बनाने हैं तो तुम लोग को क्या लगता है कि भाई बिल्कुल मतलब 20 में से सारे इसमें 5.5 लेके आऊंगा तो फिर मेरे 110 बनेंगे। भाई ऐसे नहीं रहता। तुमको कुछ सवाल में तुमको 12 लाने पड़ेंगे, कुछ सवाल में तुमको 13 लाने पड़ेंगे, कुछ सवाल में तुमको 3 लाने पड़ेंगे, तभी तुम ये बना पाओगे। और 110 बनाने के लिए ना ये जो हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न और हाई रिटर्न, लो एंड मिड इन्वेस्टमेंट में है, इन वाले सवाल को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें तुम नंबर बिल्कुल बटोर लो। तो फिर तुम रैंडम, भाई मेरे को क्या मतलब है तुम मैकब्राइट कमीशन पूछ रहा है, वो मेरे को क्या मतलब है वो चीटिंग एक्ट पूछ रहा है। चीटिंग एक्ट को मतलब नहीं कर पाओगे प्रिपेयर। अब बात क्या है कि चीटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, अनलेस एंड अनटिल तुमको सारे प्रोविजंस पता है तुम उसमें 10 नंबर ला ही नहीं सकते। और ऐसा कैंडिडेट ही नहीं रहेगा कि भाई उसमें वो 10 नंबर लाएगा। उसके लिए तुम्हारा स्कोरिंग वो सवाल ही मेरे लिए भाई 5 नंबर का बना है, वो सवाल ही मेरे लिए 4 नंबर का बना है। अब मैं भाई बस उसमें ये ना करूं कि भाई मेरे को जो 4 नंबर मिलने थे मैं 2 नंबर तो ले आऊं उसमें से। पर वही अगर सवाल कल को सेपरेशन ऑफ पावर का है, जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी का क्वेश्चन है, भाई वो तो मेरे को आता है। अब वो सवाल में तुरंत देखता हूँ, मेरे को पता है कि भाई ये 15 में, जब मेरे लिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये मेरे को 12 लाने हैं, इसमें मैं नंबर बटोर लाऊं, आई एम कलेक्टिंग नंबर। जैसे मेन बात क्या है ना कि मेंस में लोगों को पता ही नहीं चलता। मतलब इसका फंडा क्या है कि इफ एवरीवन इज योर फ्रेंड ना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम ये बात समझ लो। अगर तुम्हारे सभी दोस्त है ना, अगर तुमसे कोई जल नहीं रहा तो इसका मतलब भाई ये है कि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तुम भाई फिर तुम तो ऐसे नल्ले हो, बस घूम रहे हो इधर उधर, जब जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। पर अगर तुम्हारा एक ही दोस्त है, 2 ही दोस्त है, 3 ही दोस्त है, तुमको पता है कि भाई मेरे यही दोस्त है, जरूरत पड़ेगी ना मेरे को, जब 110 लाने पड़ेंगे, 120 लाने पड़ेंगे, ये भाई मैं इन पे डिपेंड कर सकता हूँ। तो ये जो पेपर वाली चीज है ना, कि ये जो क्वेश्चंस वाली चीज है कि सारे क्वेश्चंस क्रिएटेड नहीं इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कि भाई सारे तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे एनिमीज रहेंगे भाई, उसको तुमको छूना नहीं, बाउंसर करके डक करके निकल जाना है। और ये जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक तुम ओरिएंट प्लान ही नहीं कर रहे। मतलब तुम भेड़ चाल के अगर तुम जा रहे हो, बस माइंडलेसली 20 सवाल लिख रहे हो, पेजेस भर रहे हो और फिर आ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि भाई तो यही चीज इसने प्रीलिम्स में भी चेक करी ना अभी। वो एक कौन सा क्वेश्चन था कि जिसमें मैच लॉ कॉलम पूछ रहा है यूएन ऑपरेशंस का कि ये कोई सर्टेन कौन सा ईयर में, वो क्या वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है? तो वो उस क्वेश्चन पे एंट्री लेने का मतलब ही नहीं है, और वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुमको अनईजी करने के लिए डाला गया है, ठीक है? कट ऑफ किस क्वेश्चन से डिसाइड हो रही है? पेनिनसुला ब्लॉक से। बोस वाला जो क्वेश्चन था या जो बुद्धा वाला जो क्वेश्चन था, उन लोगों से क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड हो रही है, समझ रहे हो? तो ये तुमको पता, यही तो जैसे मैं अभी बोल रहा था, किसी को तो टाइप मैसेज कर रहा था मैं कि जो स्किल सेट पहले वो मेंस में चेक करता था ना या इंटरव्यू में चेक करता था, ठीक है? इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है कि यू हैव टू डॉज द क्वेश्चन, ठीक है? आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। वो वहां पे आपको क्या पूछ रहा है, आपको वहां पे जज करना पड़ता है कि किस क्वेश्चन का जवाब देना है, किसका नहीं देना है, ठीक है? उसी तरह ये मेंस में भी यही होता है। और अब ये चीज उसने बस प्रीलिम्स में एक्सप्लिसिटली वो प्रीलिम्स में भी पूछने लग गया। पहले थोड़ा सा इम्प्लिसिट था, काम चल जाता था क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी पॉलिटी के 20-30 सवाल होते थे, हम उसको बना लेते थे। अब ने उसने वो वाला अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दिया है। तो अब उसने वो सेम स्किल सेट वो प्रीलिम्स में ही चेक करने लग गया है कि भैया प्रीलिम्स में ही मुझे सब कुछ पता चल जाए, बच्चे के अंदर जो मेन चीजें हैं। अगर वो प्रीलिम्स में फेल हो गया तो फिर आगे मैं उसको चेक ही नहीं करूंगा। मतलब वो एकदम ही ज्यादा ही थोड़ा हार्श हो गया इस बार वो। तो ये बहुत बढ़िया बात है, ये जो इस स्लाइड का जो उसने बात बोली ना, एवरीबॉडी इज नॉट योर फ्रेंड, ठीक है? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। और सेम चीज अब इसका ये क्या रहता है ना कि इसमें गरीब क्या करता है, फिर गरीब बोलता है कि जाऊंगा मैं, जो भी मतलब दिपिन सर ग्रेट है, मतलब भाई उनको कुछ नहीं बोला, पर दिपिन सर 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास आईआर करवाएंगे। गरीब की पहचान है कि गरीब को लगता है कि वो 6 क्लास करेगा, उसके नोट्स बनाएगा, नोट्स करेगा, 15 दिन उसमें डालेगा और फिर वो सी राजा मोहन बन के भाई उसी को एमबीए में बुला लेंगे। भाई तुरंत कल ही आ जाओ तुम और करवा लो। आईआर के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आप कभी भी उठ के सो के कभी भी लिखवा लो, आप लिख लोगे। अफ्रीका वाला क्वेश्चन है भाई, कभी भी लिखवा लो यार, लिख लेंगे उसमें क्या है। तो बाकी जो 2 आते हैं वो करने लायक होते हैं नहीं। 2 क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, तो फिर क्या मतलब भाई, तुमने 40 घंटे 45 घंटे तुमने डाले आईआर में, क्या मतलब है? और मतलब इनपुट आउटपुट है ना। लेट्स से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 नंबर का पेपर आ रहा है वो, ठीक है? 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली तुम कर ही लोगे, और 2 क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे हैं। वो 25 में से लेट्स से नॉर्मली तुम 10 नंबर स्कोर करते हैं, तुमने उनके सब कुछ ज्ञान बटोर लिया और तुमने लेट्स से 15 स्कोर कर लिया, 5 नंबर बटोरे तुमने वो 5 नंबर कितना एफर्ट डाल के बटोरे?
ये सोचो। बाकी जो 25 आ रहा है वो तो किसी के भी, तुम पढ़ भी लोगे मटेरियल तब भी नहीं होगा, वो 25 तो भूल वही जाओ। रहेगा भाई, हाँ, तुमने पोटेंशियली उतना है। इफेक्टिवली 5 नंबर गेन करे, नॉर्मली तुम 10 करते, मटेरियल पढ़ के तुमने 15 लिया है। अब ये सोचो वो 5 नंबर गेन कर लेगी तो तुमने एफर्ट कितना डाला, उतने ही एफर्ट में तुम कहीं और पे ज्यादा मार्क्स ला सकते थे क्या? यही मैं बता रहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स होती है। शायद मेरा हर बार मेंस इसीलिए निकलता था क्योंकि मैं हमेशा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं हमेशा मोल भाव करता था कि मैं कितना एफर्ट कहाँ पे डाल रहा हूँ, कहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 2 घंटे डाल रहा हूँ, तो 2 घंटे वाला मेरे को आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मेरे को कहीं पे 2 घंटे लगा के 10 नंबर मिल रहे हैं और सेम 2 घंटे लगा के मेरे को 2 नंबर मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उस जगह पे एफर्ट लगाऊँगा जहाँ मेरे को 10 नंबर मिल रहे हैं। तो वो वही, ये भी एक वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ एफर्ट डालना है, कहाँ एफर्ट नहीं डालना है। क्योंकि वही बात भाई, कुछ सवाल हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न वाले भी तो रहेंगे ही। मतलब कुछ सवाल में आपको इतनी मेहनत, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सवालों में आपको इतनी मेहनत करनी है कि भाई उसका रिटर्न कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर तुम प्रिपेयर करके भाई भाई वर्ल्ड वॉर 2 सब कुछ प्रिपेयर करके उसने वर्ल्ड वॉर 1 पूछ लिया, क्या करोगे फिर बताओ? अब हर वर्ल्ड वॉर तो तुम प्रिपेयर कर नहीं जा सकते। और भाई तुमने कर भी लिया, चलो तुमने रशियन रेवोल्यूशन भी कर लिया, आयरिश रेवोल्यूशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसने रैंडम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला पूछ लिया, कर लो फिर। अब तो ये इनसे तो दूर ही रहना है भाई। हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न को तो छूना भी नहीं, वो हम देख लेंगे जब हम इतने इतने कंफर्टेबल है कि अब तुम्हारे आ ही अगर पेपर में 420 रहे और तुमको अब अगर 450 करना है, तब हम उन चीज पे चर्चा करते हैं। फिर तुम आओ मेरे पास में, मैं तुमको बताता हूँ वो भी चीज, ये वो पहले मैंने 420 को पालो। ये वो मैंने मीम डाला था ना थोड़े दिन चैनल पे, तो 1-2 दिन पहले, कि प्लास्टर हो नहीं रहा, ठीक है, प्लास्टर भी हाँ नहीं हो रखा है दीवार पे और तुम एसी खरीद के लगा रहे हो। तो ये वो वाला काम है कि यू आर बाइंग, तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है और तुम्हें जी वैगन खरीदनी है जाके। पहले भाई रोटी कपड़ा मकान का तो इंतजाम कर लो अपने, पहले बिल्कुल सही 400 बात है। नंबर तो ले आओ, है ना? 500 नंबर लाने हैं तुमको जीएस में, 500 ठीक है, अच्छी बात है, लाने चाहिए, सबको लाने चाहिए। 400 तुम्हारे आ नहीं रहे, पहले 400 तो इंश्योर कर लो। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा, हमेशा जो कॉन्क्वेस्ट किया जाता है वो धीरे धीरे किया जाता है, एक ही बारी में सेंटर पे अटैक नहीं किया जाता सीधा जाके। थोड़ा साइड, जब खिचड़ी होती है, खिचड़ी तुम प्लेट में डालते हो, खिचड़ी का सीधा सेंटर में जाके हाथ मारते हो जहाँ पे गरम गरम होता है, साइडों से खाते हो ना, धीरे साइडों से खाना शुरू करते हो खिचड़ी को। तो वही होता है कि पहले धीरे धीरे जो काम की चीजें होती है, जो कंट्रोलेबल्स होते हैं, पहले उसको कंट्रोल किया जाता है। जब वो कंट्रोलेबल्स कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे तुम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा चलो अब मेन सेंटर पे अटैक करते हैं। समझ रहे हो ना? तो सेम गोज विद जीएस3 में भाई। जीएस3 में अब लोग इको मतलब मेन सीरीज पर इतना पढ़ रहे हैं और वो उसका मटेरियल इतना पढ़ रहा है। और जब तो बिल्कुल सिंपल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में 50 में से आपका 35 नंबर लाने का पोटेंशियल है, आपको लाने उसमें 100 नंबर है, मान लो 35 नंबर तुम्हारे 50 में से ही आ गए, बाकी बचा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 50 में तुम्हारा 25-26 नंबर लाने का पोटेंशियल है, 100 में से तुम 60 नंबर ले आए, अब तुमको बाकी 150 में से 30-40 नंबर लाने हैं। ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिफाई करो ना। इमेजिन करो कि 100 नंबर कैसे बनते हैं, इमेजिन करो कि एथिक्स में 120 नंबर कैसे बनते हैं, इमेजिन करो जीएस1 में 120 नंबर कैसे बनते हैं, 110 नंबर कैसे बनते हैं, तभी वो बनेगा। तो ये चीज करने के लिए आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है। मतलब जो बंदा मतलब मैंने भी नंबर मेरे कंटिन्यूसली बढ़ाया, नमन ने भी कंटिन्यूसली बढ़ाया। हमारी एक कॉमन थीम ये थी कि भाई हम लोग कंसिस्टेंटली डिस्कस करते थे, कंसिस्टेंटली सोचते थे, एक दूसरे से बात करते थे, फिर समझते भाई ये बढ़ाना चाहिए क्या, ये करना चाहिए क्या, ये करना। अब जैसे मेरे को याद है, आई थिंक 2022 के बाद है, 2022 में आई गॉट, या फिर 21 में आई गॉट आई थिंक 92 इन जीएस1। और मेरे को याद है देयर इज राजन, मतलब अपने राजन सर भी है, राजन सर विल बी सीनियर इन माय फॉरेस्ट सर्विसेज, और मैं राजन और नमन वहां पे सिंधी पार्क में घूम रहे थे। तो फिर ये बोलते कि भाई दिक्कत क्या आ रही है, वो बहुत बढ़िया ही चीज बन रहा है। तो उसने कहा कि क्या करता है तेरा भाई, डूब मर जाना चाहिए को, अगर तेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के बाद भी अगर तेरे 92 बन रहा है, तो फिर मतलब भाई ये तो काम का नहीं है। तो फिर भाई मेरे को ये बात चुभ गई। और मतलब उस साल मेरे तो कह रहा है 105 आए थे जी 200, मतलब 2022 में मेरे 105 आए थे जीएस1 में, निखिल के भाई 92। तो मैं क्या भाई डूब मर तू, और और जीएस नहीं तो क्या। ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के बाद 100 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है, तब भी मैं तेरे से ज्यादा नंबर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैथ्स ऑप्शनल है, जीएस को 2-3 दिन पढ़ के जाता है, मतलब 10-20 दिन इफेक्टिवली पढ़ के जाता है, तो क्या सेंस है? तो फिर वही उसी के बाद इसके फिर मेरे ख्याल एकदम से 110 वर्ष आए थे, एकदम 108-110 तो आए फिर थे। उसने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, तो फिर हमने डिस्कस किया। मैंने कहा भाई ये तो सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है। उसने कहा मैं थोड़ा सा सोसाइटी इंप्रूव किया, मेरे 92 से 109 हो गए, मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे वो। तो वही बात है ना कि आपको समझना पड़ता है, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि भाई कहाँ पे करोगे, कहाँ पे मार्क्स बढ़ाओगे, कहाँ पे मार्क्स आ सकते हैं, कहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो इसी में क्या है ना कि भाई देखो, एक थियरी ऑफ पॉट्स है
हम उस दिन भी वीसी में भी डिस्कस कर रहे थे, अभी भी वही कह रहा हूँ कि 4-5 पॉट्स में लोग रहते हैं। एक तो भाई 80-85 वाला पॉट है, मतलब ये टोटल मिलाकर के 340, 320, 350 ये कुछ रहता ही है। तो ये वाले पॉट को ना तो डिमांड पता है, ना ही कंटेंट है, इसके पास में कुछ नहीं, इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है भाई इसने सब कुछ ही, मतलब जैसे 2021 में शायद ऐसे था कि सेल्फ डिस्कवरी इज आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी, इसने भाई कोचिंग वाले को आउटसोर्स कर दिया है उसने कि भाई वो जा रहा है, उसका मटेरियल उठा रहा है, उसका मटेरियल पढ़ रहा है, उसका मटेरियल उसी के आंसर लिख रहा है, उसको लग रहा है कि भाई इससे उसका नंबर आएगा, नहीं आएगा भाई। इसका बेसिक एग्जांपल है, अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि टेल मी द रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, तो ऐसी चीज को भी ना वो मटेरियल से पढ़ेगा, खुद नहीं सोच सकता वो, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो खुद सोच ले कि रीजंस, वो पॉवर्टी इनडायरेक्टली बहुत जगह पढ़ चुका है, वो खुद सोच सकता है क्या रीजंस होंगे, खुद सोचेगा ही नहीं वो कभी, वो चुपचाप मटेरियल उठाएगा, मटेरियल में जितने भी 5-6 पॉइंट्स लिखे होंगे ना उनके नोट्स बना लेगा बैठ के, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो नोट्स बना के नोट्स में लिख लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मौका आएगा ना लिखने का, तो वो नोट्स भी उसके नोट्स में ही रह जाएंगे, वो आंसर में कभी नहीं उतरने वाले, अगर उतर भी गए तो पूरी भीड़ वही उतार रही है, तो उसको उसको नंबर कभी नहीं, तो इफेक्टिवली होगा क्या, जिसका नहीं निकलता उसका नहीं निकलता, और जिसका निकलता है उसका बार बार निकलता है, यही चीज प्रीलिम्स में, यही चीज मेंस में है। ये 85 वाला पॉट तो सबसे, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, तुम बोलोगे वर्जिन है भाई ये प्रॉपर, इसको रूल्स ही नहीं पता गेम के, तो कुछ भी नहीं पता गेम हो क्या रहा है एक्चुअली में, रियलिटी है क्या, कैसे नंबर आ रहा है, क्या हो रहा है, उसने एज इट इज सेल्फ, उसने जो भी डिस्कवरी थी उसको खुद सोचना था, उसने बोला कि भाई जी आप सोच लो मेरे लिए, मेरे से नहीं सोचा जाएगा, आप कर दो ये वाला काम मेरे लिए। अब वो जब दूसरों पे ठोकोगे, अब मान लो लेट से तुम मेरे को बोलो कि रीजंस ऑफ पॉवर्टी बता, तो मैं सोच के कुछ पॉइंट्स दे दूंगा, अब सबके सब वही वाले पॉइंट्स लिख के आएंगे, तो फिर सबके थोड़ी नंबर आ जाएंगे। एग्जामिनर, मैं तो निखिल और मैं तो आंसर पढ़ते ही पहचान जाते हैं कि कौन सा आंसर उस किताब वाला है या कौन सा आंसर खुद सोच के लिखा हुआ है। अभी कल परसों ही किसी ने मेरे को भेजा था, मैं देखते समझ गया इसने छापा हुआ कहीं से। उसका कंटेंट कितना भी अच्छा हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को देखते ही एकदम बू आ गई, जैसे ना स्मेल आ जाती है, मेरे को एकदम एकदम से स्मेल आ गई कि यार ये तो छाप दिया इसने कहीं से पढ़ के, इसने अपने आप नहीं बनाया कंटेंट ये, क्योंकि ना फ्लो था, जो भी मतलब दिख गया कि वो एकदम मजा से, मतलब होता ना कि गिलैनी सी आती है, क्या लिख रहा है यार, कुछ काम की बातें करनी है तो बता मेरे को, मैं पढ़ूं तेरे आंसर, वो घिसी पिटी बातें लिख रहा है तू, जो मेरे को भी, जो 4 साल पहले पढ़ी थी मैंने अपने, जब मैं नया नया आया था तैयारी के अंदर, वही बात तू लिख रहा है, वो जो 4 साल पर जो घिसी पिटी बातें होती है ना, बिल्कुल वर्जिन बातें होती है, वो लिखी होती है मटेरियल के अंदर, है ना, मटेरियल में अच्छी बातें नहीं लिखी होती, और अगर लिखी भी होंगी तो सबके सब लिखेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो 85 वाला पॉट तो सबसे गंदा होता है, मतलब इसको कुछ नहीं पता, ये बस गया मटेरियल उठाया कि सोसाइटी बढ़नी है, सोसाइटी का जो फेमस मटेरियल चल रहा होगा उस मटेरियल उठाएगा, याद करेगा, आंसर एग्जाम में लिख के आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में पूछूंगा, ग्लोबलाइजेशन में होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और लोकलाइजेशन तीनों हो रहा है, ठीक है, तो एविडेंसेस दे, तो जो एविडेंस होमोजेनाइजेशन का नोट्स में लिखा होगा वही एविडेंस लिख के आएगा ये, इसके बाद उसको कुछ नहीं पता क्या होता है, बस जो लिखा हुआ है वहां पे वो उतार के आ जाएगा, फिर एग्जामिनर देखेगा कि सबने वही लिखा, गेम ऑफ थ्रोन्स होमोजेनाइजेशन है, ठीक है, तो फिर वो वैसे ही नंबर देगा उसको, समझ रहे हो। फिर इसी में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड 95 वाला, 95 वाले के पास में क्या है कि भाई ये जो इसने जो चीज इंटरनलाइज नहीं करी है ना, ये बस उसने बस वो रट लिया है और वो उतार पा रहा है। 85 वाले के साथ दिक्कत क्या है कि भाई उतार भी नहीं पाता वो, 95 वाला बस एक क्या है कि भाई उतार ले रहा है, पर इसमें और इसमें रिजल्ट में बहुत फर्क है क्या, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, बस बात क्या है कि ये थोड़ा सा कॉपी देख लेता है, ये कॉपी भी नहीं देखता, मतलब कुछ भी नहीं करता, तो ये 360 375 ये वाले मार्क्स है, ये इसको कुछ पता, कुछ आता जाता नहीं है। 375 अगर कोई लेके बैठा है, 380 कोई लेके बैठा है, तो उसको कुछ आता जाता नहीं है, मतलब ट्रस्ट मी कि नहीं पता उसको, ना ही वो इंटरलिंकेजेस कर रहा है, ना ही उसको क्रॉस टॉपिक एप्लीकेबिलिटी पता है, ना ही उसको सिलेबस का आइडिया है, ना ही उसको कॉन्टूर्स पता है, कुछ नहीं पता भाई उसको बस ये है कि वो थोड़ा सा लिख लेता है बहुत। अब तुम ऐसा भी नहीं कि भाई तुम बहुत 30 मार्क का हो, तुम मतलब लिख ही रहे हो, तुम अगर जो बंदा लिख ही रहा है ना, वो बता भाई 420 लाता है, फिर वो मतलब फिर तो उससे तुम ऑप्शनल लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, क्योंकि उसको अब तो उसको लिखना आता है ना, गेम तो लिखने का है, गेम कंटेंट का है ही नहीं, गेम टॉपिक किसी भी चीज का नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द डे चेक कर रहे हो कि आप लिख कैसे रहे हो, उस लिखना है तो उसको लिखना आता है। इसमें बस ये है कि ये थोड़ा बहुत रिप्रोड्यूस कर पाता है वहां पे जो भी उसने पढ़ा हुआ है, जो भी उसको पता है, पर 105 प्लस वाला जो है ना, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंटरलिंक करता है, उसको पता है कि उसको GS1 में अगर वो कोई चीज पढ़ रहा है, जैसे रीजनलिज्म वो पढ़ रहा है, तो रीजनलिज्म GS1 वाला वो फेडरलिज्म इन GS2 के साथ में लिंक कर रहा है, सेम फिस्कल फेडरलिज्म इन GS3 में रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टेट के साथ में वो लिंक कर रहा है, टैक्सेशन के साथ में लिंक कर रहा है, उसको लिंकेजेस पता है, उसने PYQ करे हुए है। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ लिंकेजेस का, जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था, मेरा नंबर भी 117 आया था उस साल शायद, GS2 में एक क्वेश्चन लाइन से दे, 2-3 क्वेश्चन थे कि इंटरलिंक
इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक और कोई चीज थी, ठीक है, स्किलेबिलिटी कुछ था जो भी, एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है, हाँ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसको लिंक करो इन्फ्लेशन को। अब वो गवर्नेंस में GS2 में पूछ रहा है वो, या सोशल जस्टिस में पूछ रहा है। तो मैंने तो पढ़ा नहीं है सब कुछ, ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने GS2 को कुछ भी यूज नहीं किया, लिटरली GS2 को कुछ भी यूज नहीं किया। जो मेरे को GS1 से पता था, सोसाइटी में मैंने पढ़ा, वो उठाया मैंने। GS3 से मैंने जो डाटा पढ़ा था वो उठाया मैंने, समझ रहे हो? मैं पता नहीं इधर उधर की चीजें उठा के उसका आंसर बना रहा था, और आंसर बनाने के बाद मुझे समझ आ गया था कि भाई आज जो मैंने काम किया है ना, इस पेपर, इस क्वेश्चन में मेरे को नंबर ना मिले इम्पॉसिबल है। एग्जाम में पढ़ते ही मतलब गीला हो जाएगा कि भाई ये तो नंबर इसने, ये जो लौंडा है, ये लौंडे की बात ही अलग है, ये पता नहीं क्या सोच के लिख रहा है, इतना इंटरलिंक कोई कैसे कर सकता है। उस उसी टाइम पे एक और कोई क्वेश्चन आया था, स्किलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कुछ कुछ करके लिंक करना था, ठीक है, हंगर, ऐसे पावर्टी हंगर को लिंक करवाते। पावर्टी हंगर अब तुम या तो ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किलिंग एंड हाँ, ऐसे कुछ था। है ना, तो उसमें लिंकेजेस करना है, तो या तो तुम उसको पढ़ लो। ऐसी चीजें मैं मटेरियल से कभी नहीं पढ़ता, मतलब मेरा शुरू से रहा है, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, मैंने कोई मटेरियल नहीं पढ़ा आज तक। मैं चुपचाप पीवाईक्यू देखता हूँ, मैं खुद सोचूंगा इसके ऊपर कि अच्छा कैसे लिंकेज, क्या क्या लिंकेजेस बनेंगे। जब मैं खुद सोच लूंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि अच्छा पीवाईक्यू के आंसर में या पीवाईक्यू डिस्कशन में लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे होंगे जो मुझे मैं नहीं सोच पाया, तो मैं नोट डाउन कर लूंगा कि यार ये नया थॉट प्रोसेस है जो मुझे नहीं पता। अगर रेपिटेशन है तो ठीक है, रेपिटेशन है ही, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किसी का मटेरियल पढ़ रहा हूँ जाके, क्योंकि मुझे पता है जिसने मटेरियल बनाया ना, वो उसका खुद का कभी कुछ हुआ नहीं है वो बैठा है बस, उसको 4 पैसे कमाने हैं, क्योंकि ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके बैठ के घर पे, है ना, अपना रेंट दे सके ORN का, इसलिए वो मटेरियल कंटेंट मेकर बना रहा है, बना हुआ है। तो वो, अगर वो सब मटेरियल मैं बता रहा हूँ ना, वो गरीब की पहचान है कि वो चुपचाप जाके, उसको कुछ नहीं पता, वो जाएगा मटेरियल पढ़ लेगा और शुरू करेगा, सोसाइटी पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, गवर्नेंस का मटेरियल उठाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा। उसको ये पता ही नहीं है कि गवर्नेंस में से पढ़ना क्या है। सिटीजन चार्टर टॉपिक है, उसको पता है सिटीजन चार्टर पढ़ना है, मटेरियल उठाएगा, सिटीजन चार्टर पढ़ना शुरू कर देगा। उसे ये पता ही नहीं सिटीजन चार्टर में पढ़ना क्या है, उस मटेरियल में से एग्जैक्टली क्या चीजें पिकअप करनी है, क्या चीजें, इसलिए मैं SI भी बोलता हूँ, पहला वर्ड ही ऐसा है, सिलेक्शन, कि याद क्या करना है, क्या पिकअप करना है उसमें से। वो चुपचाप जो मटेरियल में लिखा हुआ उसी को माई बाप मान लेता है कि जो मटेरियल में लिखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अरे भैया उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तू उससे पूछ कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तेरे पास है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास है, तो उसका मटेरियल पढ़ ले, नहीं है तो फिर कोई और मटेरियल पे स्विच ऑन कर ले। और उसमें फिर कोई शर्म नहीं होती इसके अंदर कि तुमको जोन सा जिसका भी अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, जोन सा अच्छा लग रहा है, रीड करो, आधा घंटा रीड करो, और उसमें से माल निकाल के अपने नोट्स में डालो और आगे उसको साइड कर दो, ये हो गया। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था। इसको डिफरेंशियल लर्निंग प्रोसेस बोलता हूँ, कि पहले मैं खुद सोच लूंगा, जब मैं सोच लूंगा फिर उसके बाद मैं मटेरियल रीड करूंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे को तो मैं उसमें नोट्स में ऐड कर लूंगा। लेकिन नोट्स में जब ऐड करूंगा तो मैं ये इंश्योर जरूर करूंगा कि ये चेक कर लूं कि वो इनडायरेक्टली मेरे पुराने नोट्स में लिखी है या नहीं, वही वाली बात। अगर इनडायरेक्टली पहले लिखी होगी तो मेरा रिवीजन हो गया सारे नोट्स का, क्योंकि मेरे को पहले सोचना पड़ेगा। मैं बड़ा मतलब बहुत रिजर्व टाइप का आदमी हूँ। मैं अपने नोट्स में जनरली कोई भी वर्ड ऐड नहीं करता। मतलब मेरे को लगता है कि यार बहुत मास्टरपीस बना रखा है मैंने, और इसमें मैं कुछ भी ऐड कर दूं तो वो फिर हौच पौच सा हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं वर्ड कोई भी ऐड नहीं करता एक्स्ट्रा। अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ कि अच्छा ये मेरे नोट, ये नया कंसेप्ट है जो मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ। तो नया कंसेप्ट है तो उसको कहाँ पे ऐड करना है, कौन सी लाइन में ऐड करना है, कौन से वर्ड के बाद लिखना है, मतलब ब्रैकेट में लिखना है, कहाँ लिखना है, लिखने के बाद उसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, ये भी फिर मैं इंश्योर करता था। मतलब ये वो टेक्निक है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो, उसी से ही फिर 105 मतलब प्लस आते हैं। नहीं तो फिर तुम वही 80 वही 320 340 350 जो स्कोर आता है सबका वैसे ही आएगा। मटेरियल पढ़ने वाले का स्कोर नहीं आता। मतलब गरीब की पहचान है वो मटेरियल पढ़ता है, और मटेरियल पढ़ने से स्कोर नहीं आता। तुम्हें और ये पूरा बताने का तरीका ये है कि भाई तुम अपनी कैरेक्टरिस्टिक पहचान लो कि तुम कहाँ पे हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक बताने का तरीका है कि भाई अगर तुमको जंप करना है ना, तो फिर तुमको ये पता नहीं भाई बगल वाला पॉट वाला कैसा है, बगल वाले पॉट वाला क्या करना है, वही तुमको। अगर मटेरियल पढ़ोगे तो फिर तुम 105 से 195 वाले पॉट में चले जाओगे। इंटरलिंकेजेस नहीं कर रहे हो तो फिर तुम जा ही रहे हो नीचे। भाई इंटरलिंकेजेस करो। मेरे भी 2021 में कुछ 96 या 98 आए थे GS2 में। फिर उसके बाद मेरे सडनली 117 आए, फिर 116 आए। मतलब एक बार जब 20 नंबर का जंप आ गया तो वो जंप ड्रॉप नहीं हुआ। उसी तरह एथिक्स में हुआ मेरे साथ। मेरे 92 आए, 92 से 114 हुआ सीधा। 114 मतलब 20-22 नंबर का इंक्रीज हुआ। फिर 119 हुए, और जब 114 119 से 40 नंबर का पेपर छोड़ के आया था मैं। तो कुछ तो मतलब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया होगा ना कि क्या लिखने से मेरे 92 आ रहे थे या 98 आ रहे थे, और क्या लिखने से मेरे 115 या 100 मतलब 115 के आसपास आ रहा है स्कोर। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है, वो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस कभी भी तुम्हें कोई भी मटेरियल नहीं देने वाला।
तुम सोचो मटेरियल से मिल जाएगा, मटेरियल से नहीं मिला था मुझे भाई। वो मैंने बैठा, दिमाग लगाया, 4 सब्जेक्ट्स को लिंक किया। जब मैंने एग्जामिनर को दिखा दिया ना कि गवर्नेंस के क्वेश्चन में मैं इकोनॉमी ढूंढ सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, मैं जीएस चीजें डाल रहा हूँ। इसको मैं बोलता हूँ कि कंपार्टमेंटलाइजेशन अगर करके रखोगे, ये GS1 है, GS2 है, GS3 है। मेरे नोट्स कभी भी कंपार्टमेंटलाइज होते ही नहीं। मैं कभी भी ये नहीं फिक्स करता कि जो मैंने कंटेंट पढ़ लिया वो GS1 का कंटेंट है और इस टॉपिक का कंटेंट है। मेरा एक एवरग्रीन सी नोट्स है, एवरग्रीन सी फाइल है मेरी, उसी के अंदर सारे नोट डाल रखे हैं मैंने। और अगर मैं कोई चीज सिक्योरिटी के नोट्स में ऐड कर देता हूँ ना, और वो चीज मेरे को लग रही होती है कि गवर्नेंस में भी यूज हो जाएगी या इकोनॉमी में यूज हो जाएगी, एग्रीकल्चर में यूज हो जाएगी, तो मैं उसको एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस के नोट्स में रिपीट नहीं करता। मैं अपने ब्रेन को सिग्नल देता हूँ कि सेम चीज वहां पे भी यूज हो जाएगी, है ना। तो सिग्नल देता हूँ कि अच्छा, अब मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये इसके लिए कंटेंट चाहिए, मेरे को ये माल चाहिए, तो सोचो ये माल मैंने सिक्योरिटी में लिखा तो हुआ है, तो वहां से उठाता हूँ। तो इसको मैं बोलता हूँ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, कि तुमने स्लाइस किया अपने कहीं से, जो भी माल मसाला तुमने लिखा हुआ है दूसरे सब्जेक्ट में, वहां से स्लाइस किया, मौका दिखा, तुमने डाइस कर दिया दूसरी जगह पे जाके। तो ये स्लाइसिंग एंड डाइसिंग स्किल होती है, और ये मतलब ऐसे नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर तुम डिपेंडेंट रहोगे दूसरों पे तो फिर हुलिया काम। इसलिए मैं बोल रहा था प्रीलिम्स इज मतलब जस्ट, मतलब छोटा मोटा छोटे बच्चों का खेल है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में उतना खेल है ही नहीं, असली खेल आता है मेंस के अंदर। उसमें तुम्हारी सारा मैनेजमेंट स्किल्स, सारी जितनी भी स्किल्स है वो सब बाहर के निकल के आती है। प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में वो 2-3 चीजें चेक कर रहा है, वो जो चेक कर रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो मटेरियल पढ़ते हो तुम उसी से, चलो आजकल तो वो भी नहीं पूछ रहा, दूसरी चीजें पूछ रहा है। लेकिन मेंस में थोड़ा खेल डिफरेंट होता है, उसमें यू हैव टू इंटरलिंक ऑल द सब्जेक्ट्स। प्रीलिम्स में इंटरलिंक के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, समझ रहे हो ना। अब देखो ये वैभव इसका हुआ था, अब ये इसका अब देखना पड़ेगा 187 क्यों हुआ, ठीक है। इसका ये मेरे को अभी भी याद है, जब ये इसने इसी को मैं बता रहा था जिस टाइम पे मैंने फॉर लॉज का इजाद किया, कि फॉर लॉज का कंसेप्ट होता है कि 85 से बार बार 85, 2-3 बार आ रहा, 2-3 बार 85 आया था, तो 109 हुआ इसका तुरंत स्कोर। कितना नंबर का जंप आया लगभग ये 15 और 9, लगभग 20-22 नंबर का जंप है ना। तो वो 24 नंबर का जंप, इसको पता है इसने क्या किया था। इसकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी कि ही वाज गुड एट दिस आर्गुमेंटेशन, जो एसए में आर्गुमेंटेशन का, एसए के नंबर अच्छा आता था इसका, दीक्षित का। तो मैंने देखा कि इसका नेचुरल स्ट्रेंथ है, और उसी नेचुरल स्ट्रेंथ को फिर मैं यार ये सेक्शन ए में सारे ऐसे ही, सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस को तू आर्गुमेंटेशन में लिख, पैराग्राफ में लिख, तेरा स्कोर इंक्रीज होगा। तो एकदम से जंप हुआ था इसका स्कोर। तो वही है, वो पहचानना पड़ता है तुमको नेचुरल स्किल। जैसे मेरी नेचुरल स्किल क्या है, मैंने अपनी नेचुरल स्किल पता पहचानी कहाँ पे यूज हो सकती है, तो मैंने वो पहचानी और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। बाकी आगे चलते हैं। अब देखो 400 लाने का लिए एक और बात जाननी पड़ती है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जैसे ये तो हम शुरुआत से ही बता रहे हैं कि भाई गेम मैनेजमेंट का ही है, केवल पढ़ने का गेम है ही नहीं, केवल लिखने का गेम नहीं है, केवल रिप्रोड्यूस करने का गेम नहीं है। ये पूरा गेम ही है कि ये मैनेजमेंट का है। क्या क्या मैनेजमेंट है? सबसे पहली बात तो भाई ये एक तो इतना वेरिड, इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, फिर उसमें एथिक्स भी है, फिर उसमें एसए भी है। ये सब कुछ मिला करके आप इनमें टाइम डिवाइड कैसे करोगे, इनमें एफर्ट्स कैसे डिवाइड करोगे, इनको प्लान मतलब पेस कैसे करोगे, प्लान कैसे करोगे, मॉक्स कैसे लिखोगे, तो जिनको लिखने हैं कंटेंट कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है वो अभी अपन देख लेंगे, पर ये आपको करना है, ये बात सबसे पहले समझ लो। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉल्टर ही इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे 24-25 अगस्त को मेंस रहेगा, तो फिर वो 1 अगस्त को उनको पता चल जाएगा भाई अब तो फट लिया, मतलब अब तो कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें ये बचा है, इसमें वो बचा, उसमें वो बचा, उसमें वो बचा। केओस इज ऑल नेचुरल, केओस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। और मतलब अगर तुम मैनेज नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर दिक्कत आएगी, तुमको समझ भी लेना चाहिए। और दिक्कत कुछ भी कर लो, दिक्कत आएगी, बस तुमको नर्व्स कंट्रोल करना, ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फिर जैसे मैंने कहा कि विद इन द जीएस भी मैनेज कैसे करे, नॉट ऑल, मतलब हर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड कोई नहीं है, सब क्वेश्चन तुम्हारे इक्वल नहीं है, सब पार्ट्स तुम्हारे इक्वल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे इक्वल नहीं है ही नहीं। तो मतलब जो क्या वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हो वो इसमें नहीं लगाना है, इसमें तुमको डिफरेंशिएशन करना है, इसमें तुमको डिस्क्रिमिनेशन करना है, वेल ऑफ इग्नोरेंस पहन के नहीं चलना है। पीएसआईआर वाले साथी मेरे, तो वो हटा करके जो तुम कर पाओ, तो वो विद इन द जीएस वाला मैनेजमेंट भी तुमको करना पड़ता है कि भाई मैं अगर मैं मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में कोई में अगर 3 दिन दे रहा हूं, तो फिर भाई मेरे को पूरा हिस्ट्री 1.5 दिन में खत्म करना था। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, मैंने टॉपर्स कॉपी से भी देख लिया, नोट्स भी देख लिए, फिर एमजीपी या फिर विजन आईएस के टेस्ट से उनके सॉल्यूशन भी देख लिया, रैंडम के और क्वेश्चन देख लिए। नहीं होगा भाई, मतलब नहीं होगा उससे तुम डिस्प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि उसका बेसिस ही इतना है कि भाई उसमें अब 50 नंबर में से आपका पोटेंशियली 26 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर लाने का है। तुम कितने भी एफर्ट डालो, तुम एक बैरियर को ब्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो कल को उठ के कभी भी चंडेल आर्किटेक्चर पूछ लेगा, तो तुम क्या करोगे? नहीं है तुम्हारी बस में कुछ।
फिर उसी के साथ में टाइम एंड टास्क है। टाइम एंड टास्क कैसे भाई, अब जैसे 80 90 100 डेज है अभी से पेपर के लिए, फिर उसी के साथ में आपको विद इन द डे प्लान करना रहता है। आपको कब मेरे को ऑप्शनल के पीवाईक्यू कब करने हैं, मेरे को ऑप्शनल के ये टॉपिक पहले करना है या फिर ये टॉपिक बाद में करना है, मेरे को एथिक्स कब करना है, मेरे को जीएस3 कब करना है, मेरे को जीएस1 कब करना है, ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हम तो बता ही देंगे, मतलब हम नहीं बताएंगे बात नहीं है, पर अनलेस एंड अनटिल आप इसमें क्लियर हो, आप इसमें मैनेजमेंट में आपने एक्सेप्ट किया है कि मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब तक आप ये चीज नहीं कर पाओगे। और जैसे ये कैसे डिसाइड होता है ना, ये तुम्हारी नेचुरल स्किल्स या तुम्हारी प्रेफरेंसेस पे डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इट वाज ऑलवेज मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स में स्कोर लाना है, तो मैं मैथमेटिक्स को लगभग 70% टाइम देता था अपने पूरे मेंस का, कि मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं पूरा दिन बैठ के, ठीक है। ऑप्शनल जीएस के लिए मैं टोटल 20 दिन निकाल के रखता था, 10 दिन एथिक्स के और 10 दिन बाकी जीएस 3 सब्जेक्ट्स के। तो अब मेरी प्रेफरेंसेस थी कि मैथ्स को मेरे को देना है। अब मैथ्स करने के बाद उसमें मैं जीएस4 को पहले दूंगा, फिर मान लो जीएस2 को दूंगा, ठीक है, फिर बाद में जाके बचा कुचा टाइम जीएस3 को मैं देता था। वो क्यों था? क्योंकि मेरे को था, मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है कि एथिक्स में अच्छा लिख लेता हूँ, या मैं एथिक्स में अच्छा इंटरलिंक कर लेता हूँ, या फिर मैं मैथ्स थोड़ा मान लो शायद ठीक कर लेता हूँ, या फिर मैं जीएस2 अच्छा कर लेता हूँ, गवर्नेंस सोसाइटी की चीजें अच्छे कर लेता हूँ लिंक, ठीक है। जीएस3 मैंने लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि उसमें बहुत फालतू के उल्ट पटांग चीजें याद करनी पड़ती हैं, और स्कोर भी बहुत डाइसी होता है, कोई गारंटी नहीं होती, और थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरह सब्जेक्ट होता है वो। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है, नहीं पता तो तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। उसमें ओपन एंडेड डिस्कशन बहुत कम होता है। ओपन एंडेड जहाँ डिस्कशन होते हैं एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, तो वो तो मैं करता ही था। लेकिन लेट्स से वो पूछ रहा है कि लेबर कोड्स बताओ इकोनॉमी में, अब लेबर कोड्स अगर मेरे को नहीं पता, वो नंबर नहीं देने वाला मेरे को। मैं कुछ भी ऊट पटांग कितना भी लिखूं, मेरे को नंबर नहीं देगा वो। जो वो मांग रहा है एग्जैक्ट, इट इज अ मतलब वेरी ऑब्जेक्टिव पेपर जीएस3। तो ये देखो, ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ कि जीएस3 को मैं लास्ट में तैयार क्यों करूंगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही करेंगे, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस अलग हैं और मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ अलग है ना। तो वैसे यू विल हैव टू डिसाइड ऑन योर प्रेफरेंसेस और योर नेचुरल स्ट्रेंथ, कि तुम्हारा दिमाग कहाँ ज्यादा अच्छा चलता है, उसके हिसाब से यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि मैं ये काम ये करूंगा। जैसे मैं करंट अफेयर्स को हमेशा लास्ट में करता था, क्योंकि मेरे को करंट अफेयर्स डिफरेंशियल लर्निंग पर्सपेक्टिव से करना होता था, कि मेरे को रहता था पहले मैं अपना माल जो मैंने किया वो पहले वो कर लूँ, एक बार वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं सजावट तो अपनी दीवार पे कभी भी कर सकता हूँ। अगर मेरा प्लास्टर ही नहीं होगा तो मैं कितना भी पेंट कर लूँ, वो फिर पेंट निकल निकल के घूमेगा, गिरता रहेगा नीचे, ठीक है। तो एक बार मैं वो कर लेता, तो फिर करंट अफेयर्स में एक या 2 दिन में टोटल, मतलब एक दिन या मैक्सिमम 1.5 दिन लगता था, और मैं सारा करंट अफेयर्स जो भी मार्केट में चल रहा होता था सबको स्कैन करके फेंक देता था। मैं सीधा उठाता था, जो भी मान लो दीपेन सर को उठाया, दीपेन सर का जो भी हैंडआउट्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे स्कैन करता था, एक मिनट में एक हैंडआउट को स्कैन करता था मैं। 1 पेज और होता है ना जो उनका, मैं ऐसे देखता था, एक पेज अच्छा देखा, कुछ काम का है नहीं है आगे चले, देखा कुछ काम का है नहीं है आगे चले, जो काम का दिखा उसको लिख लिया। मान लो मैं हंगर पढ़ रहा हूँ, हंगर में मेरे को दिखा कि असम की केस स्टडी दी है गूसबेरी कैंडी की, हाँ यार ये नया माल है, लिख लिया उसको नोट्स में। उसके अलावा वो घिसी पिटी बातें कर रहे हैं कि हंगर को सॉल्व कैसे करना है, हंगर के प्रॉब्लम्स क्या है, हंगर के विषय साइकिल क्या है, पावर्टी हंगर का रिलेशन, भैया वो मुझे पता है, मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पहले अपने नोट्स पढ़ लिए ताकि मेरे को वो चीज वहां से ना पढ़नी पड़े। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मुद्दे की बात समझ रहे हो ना। ये मैनेजमेंट स्किल, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, जस्ट निखिल थ्योरी बता रहा था कि यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा था कि मैं अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से चीजें करता था। मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है कि मैं डिफरेंशियल लर्निंग थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं इसलिए करंट अफेयर्स क्लास में करता था। मेरी प्रेफरेंस है कि मेरे को मैथ्स में स्कोर लाना है, मैं पहले करता था। मेरा है कि मैं केस स्टडीज थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ, सेक्शन अच्छा लिख लेता हूँ एथिक्स का, तो मैं वो पहले करता था। लेकिन अगर मान लो मेरा एथिक्स में स्कोर ही नहीं आ रहा, मैं कितने भी एफर्ट मारूं मेरा कुछ नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा एथिक्स, तो मैं एथिक्स को बाद में करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। सिक्योरिटी में सबसे पहले अटेम्प्ट करता था, जैसे अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं निखिल, कि टाइम मैनेजमेंट, तुम्हें पेपर के अंदर 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं। तो जीएस1 अटेम्प्ट करने का बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी था मेरा, जीएस2 का बिल्कुल डिफरेंट था, जीएस4 का बिल्कुल डिफरेंट था, जीएस4 का बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट। जीएस3 जब मैं अटेम्प्ट करने जाता था, सिक्योरिटी के चारों क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करता था मैं 40 मिनट के अंदर, ठीक है। जब मैं वो जीएस2 तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे हर पेपर वाइज, मतलब वो सब कुछ पार्ट रहेगा। पर हाँ, मतलब अभी तुम्हें क्या करना, बेसिक चीजें पता हो, ये पॉइंटर्स बताने का बस ये पर्पस है। और फिर उसी के साथ में भाई, मतलब पढ़ाई को भी मैनेज करना है, फिर तुम्हारी पर्सनल चीजों को भी मैनेज करना है भाई। अब किसी को मक्कारी करनी रहती है, जैसे मैं है नमन है भैया, मतलब मक्कारी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किसी का रहता है कि भाई अब मतलब रील देखन कार्यक्रम में खलल नहीं पड़नी चाहिए। किसी का रहता है कि भाई मतलब गर्लफ्रेंड को मैनेज करना है। किसी का रहता है कि भाई मम्मी है पापा है जो भी है। किसी का रहता है कि भाई मतलब अब जा रहे हैं, नौकरी करनी है, पैसा भी कमाना है। तो ये सब चीजों को भी तुमको मैनेज करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए रोकेगा नहीं। मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, पर बाकियों के लिए इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे।
और तुम पूरी दुनियादारी, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उसके लिए रोक के अगर तुम कोशिश करोगे ना, फिर यू विल एंड अप ऑन स्क्रूइंग योरसेल्फ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बात क्या है कि फिर प्रेशर इतना बिल्ड होता रहेगा कि बात क्या है कि तुमको खुद के मतलब फिजिकल बेस्ट पे तो रहना ही है, पर मेंटल इमोशनल बेस्ट पे भी रहना ही है, तभी तो आप परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि क्रिएटिव चीज है, ब्लैंक पेजेस मिलते हैं आपको। आपको ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे जाके केवल गोले भरने, मतलब फिल्म्स में तो चल जाता है कि आधी अधूरी नींद में हो, किसी में भी हो, बस मतलब ठीक है आर्टिकल 13 ढूंढना है मेरे को बस कहीं पे भी, और मैंने लगा दिया, मेरे को ये ढूंढना है, मैंने ढूंढ के लगा दिया आंसर। मतलब ऑफकोर्स ये वाले पेपर जितना भी एनालिटिकल हो, पर आंसर एबीसीडी में से ही एक है, किसी का भी आंसर ई नहीं था, किसी का भी आंसर तुमको खुद को फिल इन द ब्लैंक नहीं करना था, उन्होंने आंसर दे के रखे थे, तो उसी में से आपको आइडेंटिफाई करना था। इसमें ऐसा है नहीं ना, आपको रिप्रोड्यूस करनी पड़ती है चीजें, आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, आपको वहां पे उनको इंटरलिंक करना पड़ता है, उनको क्रिएटिवली असेस करके फिर रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, हाउ फार डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक ऑफ, टू व्हाट एक्सटेंट। भाई अब तुम बताओ ना, मतलब वो पूछ किस एक्सटेंट, किस नुआंस तक रहा है, अगर वो तुम्हारे जहन में ही नहीं जा रहा तो फिर कैसे करोगे। तो इन सब के लिए ये पर्सनल, इमोशनल, माइंडसेट, ये सब चीजें बहुत मैटर करते हैं, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और बात है कि ये चीजें बहुत ही लोग सेकेंडरी समझते हैं। जैसे माइंडसेट वाले सेशन में भी फिल्म से पहले मैं कितना चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई लोग तुमसे कहेंगे कि भाई कंपाइलेशंस पढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो, ये करो, और मैं पागल साला तुमको माइंडसेट वाला ज्ञान दे रहा था, हम नर्व मैनेजमेंट का ज्ञान दे रहे थे, हम लोग 2 घंटे को कैसे मैनेज करें वो ज्ञान दे रहे थे। अब समझ में आ रहा कि अब वो समझ आ गया होगा कि उस हाँ। टाइम पे मैं ऐसी चीजें क्यों कर रहा था, क्यों कर रहे थे भाई, एकेडमिक की बातें उस टाइम पे कर सकता था, इट वाज वेरी इजी टू डू, क्योंकि भाई मुझे हम पता मैराथन है। नहीं चलवा सकते क्या, 2.5 हाँ, घंटे पीडीएफ बना लो एक चैट जीपीटी से, और फिर हाँ, उसको बोल दो घर बैठे, कुछ कुछ नहीं लगता उसमें। हाँ, तो ये मैनेजमेंट का गेम है, ये समझो और इसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी जस्ट देखो 1-2 दिन ही हुए कि आइए अब थोड़ी सी डस्ट सेटल होगी, पर अब जो एक्चुअल में सीरियस बंदा मेंस लिख रहा है ना, वो कल से करना स्टार्ट कर देगा, वो प्लान करेगा, ब्लूप्रिंट बनाएगा, इन चीजों का ध्यान रखेगा, खुद पे इंटरनलाइज करेगा, सोचेगा कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हाई स्कोरिंग एरियाज क्या है, उसके लो स्कोरिंग एरियाज क्या है, उसको कैसे ये चीजें मैनेज करनी है, उसको कैसे जीएस के कौन सा टॉपिक वो करना है, वो चीजें वो कर रहा होगा, तो फिर ये चीज तुमको करनी है। फिर उसके बाद क्या है ना कि देखो बहुत सारे लोग ना मल्टीपल मेंस लिखे हुए हैं, मतलब 2 मेंस लिखे भाई 365 बने, एक बार 365 आए, एक बार कम होके 200 362 हो गए, फिर एक बार 386 आए, एक बार 376 आए। मतलब बात क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होने के लिए आपको एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको गैप एनालिसिस करनी है। गैप एनालिसिस जो रहती है ना, वो 2 टाइप की रहती है। एक तो सबसे पहली बात ये क्या है कि फॉरगेट अबाउट कि भाई एक्चुअल में मतलब क्या करना चाहिए, 400 कैसे आते हैं, वो अभी छोड़ दो, मतलब वो अभी साइड में छोड़ दो। पर क्या रहता है ना कि तुम जो सोचते हो, तुम एक चीज सोचते हो कि भाई मुझे मेंस करने जाने से पहले मेरे को ये चीजें करनी चाहिए थी, मेरे को ए बी सी डी ये चीजें करके जाना था, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। परफेक्ट वर्ल्ड में तो हम रहते नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता तो है नहीं, सब कुछ रियल गैस है। तो उस केस में आपको एक गैप रहता है कि जो आप एक्चुअल में करके जाते हो। तो ये जो गैप है ना, ये पहले गैप आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रिपरेशन में गैप कहां पे रहा। बहुत सारे लोग सोचते कि भाई मैं ना ये पीवाई क्यों करूंगा, फिर ये चीज करूंगा, ये मतलब मेरा करना रहेगा, फिर मैं ये एडिशन करूंगा। आप सोचो कि किस एक्सटेंट तक कहां तक किन किन एरियाज में आपको कर पाए। मैं सोचता था कि भाई मैं ऑप्शनल पेपर 2 में मेरे को ये चीजें करनी है, तो एक आध साल नहीं हुई कि 1 साल में मैंने सोचा था कि मैं वो चीज करके जाऊंगा, पर मैं वो चीज आधी चीज कर पाया। मैं अक्रॉस द चीज, मेरे पास ये एग्जांपल्स हो, मेरे पास रीजनल मैप्स हो, मेरे पास में केस स्टडीज हो, मेरे पास एग्जांपल्स हो, पर मेरे पास पूरे पेपर के लिए वो नहीं बना। तो फिर मुझे समझ में आ गया भाई ये मेरे लिए गैप एनालिसिस है। सेम चीज, और ये चीज करने के लिए आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, भाई मैं पेपर के लिए सोच क्या रहा था, मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। ये सब तभी हो पाएगा कि जब हम लोगों ने जैसे शुरुआत में कहा था कि भाई तुम गरीब नहीं हो, तुम अपनी सेल्फ डिस्कवरी को ही आउटसोर्स नहीं कर रहे, तुम बस केवल मटेरियल के सहारे, किसी कोचिंग के सहारे, किसी टेस्ट सीरीज के सहारे नहीं बैठ रहे। नहीं भाई मैं जाऊंगा, मैं ये पढ़ूंगा, फिर यहाँ से टेस्ट के 20 सवाल लिखूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर वो जाएगा गुड आंसर, गुड इंट्रोडक्शन, नीड इंप्रूवमेंट लिख के कॉपी देगा, मेरे 96 बनेंगे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा वापस। भाई ये रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तुमको सिलेबस पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, खुद पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, मैं तुमको एक तुम्हारी एविडेंस देता हूँ इसी का ही। सब पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट ना होगे तभी बनेगा। मतलब तभी नमन
92 से 114 115 कर, तभी मैं 92 से 109 करता हूँ, तभी मैं GS3 में मतलब 74 से 86 करे, फिर 87 करे, फिर 99 करे। 100 पार नहीं कर पाया मैं GS3 में। मैं चाहता था कि भाई मैं मेरे को हमेशा था कि भाई मेरे को GS3 में हाईएस्ट लाने हैं। मेरा वो मेरे दिमाग का चस्का समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैंने हर बारी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने का ट्राई किया, हर बारी। और ये कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तुमको सोचना पड़ेगा। हम लोग है ही ऑफ कोर्स हेल्प करने के लिए, हम लोग रहेंगे ही, हमारा पर्पस ये वही है कि भाई, पर बात क्या है कि हम लोग जाकर तुम्हारा पेपर नहीं लिख सकते ना। ऐसा होता है भाई हम सबके 400, नमन एक कुछ के लिखता, मैं कुछ के लिखता, फिर सबके 400 लेके हम बैठ जाते, फिर कर लो फिर तुम्हारा जो भी करना है। पर ऐसा नहीं हो रहा ना यार, तुम ही को करना पड़ेगा ये। और मतलब बहुत ही क्या बताऊं मैं, खून जला करके मैं ये चीज बता रहा हूँ, बहुत ही एफर्ट के साथ बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट लाना बहुत मुश्किल रहता है, और ये उसके बिना नहीं हो सकता। अमीर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि भाई वो रिफ्लेक्ट करता है, खुद से पूछता है वो सवाल, खुद को क्वेश्चन करता है, और अगर उसको जवाब नहीं मिलता तो फिर और डीपर पूछता है। कल जैसे किसी ने कहा था कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को तो मेरा आंसर बेस्ट ही लगता है। भाई तुम्हें तुम्हारा आंसर बेस्ट लगता है, इसीलिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मतलब सर्वोत्तम सेवोत्तम मॉडल जो भी है वो बैड में पढ़ाते हैं, अपने GS2 में पढ़ाते हैं, उसमें भी तो यही करवाते हैं ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ही तो है वो। उसका पर्पस ही तो ये है कि भाई गैप एनालिसिस करो, पैरामीटर्स ढूंढो कि कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हो सकता है। तुम अगर ये तुम्हारी प्रेप के साथ में नहीं कर तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करोगे, पॉलिसी मेकिंग में क्या करोगे। और एक्चुअल में भी वो लोग यही ढूंढ रहे हैं ना। ढूंढ क्या रहे, वो मैनेजर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं, जिनको पैरामीटर्स जानने पता है, जिनको एनालिसिस करना आता है, जिनको डायग्नोस करके सॉल्यूशन निकाल करके फिर उसको इंप्लीमेंट करना पता रहता है। तो ऐसे ही तो स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, ऐसे ही तो पॉलिसीज बनती है। तो अगर ये नहीं करोगे तो फिर कैसे रहेगा। और ये लोग नहीं करते, मतलब लोगों का क्या रहता है कि भाई पिछली बारी मेरे क्या थे, मेरे 105 थे GS4 में, अब मैं इस बार 120 लाऊंगा। कैसे लाओगे, मैं और बात क्या है ना, लोग क्या होगा, बात क्या है, तुम लोग ना मतलब एक डिपेंडेंसी, मुझे तो बड़ा चिढ़ सी मचती है इस बात से कि या तो पता नहीं मेरे को, मैंने कहां से सीखी सेल्फ इंडिपेंडेंस मुझे नहीं पता, लेकिन डिपेंडेंसी मैं देखता हूँ लोगों में बहुत ज्यादा है। लेट्स से तुम यार डीएम बन गए, तुम्हें बना दिया मैंने, पटियाला का डीएम बना दिया, करनाल का डीएम बना दिया। अब तुम्हारा मान लो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है ना, लोग कूड़ा कचरा नहीं कर रहे, तो क्या तुम अपने बात बात पे अपने बॉस को फोन लगाओगे क्या कि बॉस बताना है यार वो कर नहीं रहे लोग, मैं क्या करूंगा। अब भाई तुम्हें खुद ही दिमाग चलाना है, तुम्हें खुद ही सोचना है, कोई बताएगा नहीं तुमको आगे। तुम इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चाहते हो कि सब कुछ जिसमें तुम्हारे पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स हो, सारे पावर हजार तरह की पावर होती है, सब तुम्हारे पास हो, है ना। दिमाग तुमसे खुद का चलता नहीं, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें दूसरों को फोन करना है कि बताना मेरे को कि अब क्या नाम है, मैं सुबह उठ गया हूं तो मेरा हग्गा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मेरे से तो खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा तो मैं क्या करूं, है ना। मेरे मेरे GS2 में 74 आ गए तो मैं कैसे इंप्रूव करूं। ये खुद ही सोचना पड़ेगा, आधी चीजें खुद ही करनी पड़ती है जीवन में। सारी चीज मतलब ठीक है, तुम मदद ले सकते हो, सामने वाले से पूछ सकते हो, अप्रोचेस पूछ सकते हो, लेकिन चलना खुद ही पड़ता है, मैं दिमाग खुद चलाना पड़ता है। और जितना ज्यादा तुम डिपेंडेंट रहोगे दूसरों पे, उतना ज्यादा, मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैं तो इस चीज में तुम्हें एरोगेंस लगता है जो भी लगता है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मान लो मेरे से कुछ पूछना है तो मैं भाई स्पून फीडिंग नहीं करता। मतलब मेरे को तो बहुत चिढ़ मचती है स्पून फीडिंग के नाम से, मेरे को जिंदगी में किसी ने नहीं करा, ठीक है, तो मैं भी नहीं करता आगे, ठीक है। और जो एम्पावरमेंट फील होती है ना, मैं हमेशा एम्पावरमेंट पे फोकस करता हूँ। जो मुझे खुशी फील होती है ना कि हाँ यार सामने वाला सीख गया, मैं उसको स्किल सेट सिखाना चाह रहा हूँ कि वो बात बात पे मेरे को फोन ना करे, छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे को फोन ना करे, वो सीख जाए चीजें कि मैनेज कैसे करी जाती है ना। अब हर बात पे मेरे को फोन कर रहा है घुमा के। अब यार तुम मान लो तुमसे पेपर में तुम पॉलिटी पढ़ के गए, लक्ष्मीकांत पढ़ के गए, लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन नहीं आए, तो क्या तुम क्या नाम है मेरे को फोन करोगे कि यार ये तो लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करना है। खुद देखो भाई, नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं बताओ, नहीं आ रहे। अब मान लो यहाँ पे वो लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, है ना, कुछ भी ऊट पटांग हो रहे हैं मान लो करनाल के अंदर, तो डीएम क्या फोन करेगा क्या अपने डिविजनल कमिश्नर को कि सर बताना क्या करूं मैं। सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं, यू हैव टू, यही यही एक अमीर की पहचान होती है। वो अमीर सबसे पहले ऑन द मतलब खुद एक वो लेता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, खुद एक चीजें रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, और ये चीजें मुझे दी गई हैं तो मुझे मेरे को काम करना है एट द फर्स्ट हैंड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोशिश करूंगा मेरे से हैंडल हो जाए, ठीक है। 9 आउट मतलब 10 में से 9 केसेस के अंदर मैं खुद हैंडल कर लूं। कभी एक एक्सेप्शनल केस आ गया तो मैं पूछ लूंगा अपने सीनियर से या अपने
कलीग से या किसी से भी, ठीक है। लेकिन अगर तुम बात पूछने जाओगे, मेरा तो ये मेरे लाइफ का भी रूल रहता है कि अगर मेरे को किसी से मदद लेनी होती है ना, तो मैं मदद तब तक नहीं लेता जब तक एक्सेप्शनल कंडीशन ना आ जाए। मैं चुपचाप अपने आप कोशिश करता रहता हूँ, अपने आप कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को रहता है कि यार मेरे पास ना वो एक ट्रम्प कार्ड है, या मेरे पास एक कुछ जैसे लाइफ लाइन है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यार ये 2-3 लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन है मेरे पास। अगर मेरे को किसी से मदद मांगनी है, मैं बार-बार मदद मांगने जाऊँगा ना, तो वो कहेगा तो रोज ही आगे खड़ा हो जाता है, इसका तो रोज का धंधा हो गया। तो अगर तुम्हें चाहिए तो पहले खुद उसको सामने वाले को भी दिख जाए कि यार ये खुद एफर्ट मार के आया है, इसको नहीं समझ आ रहा, तो फिर वो बताने की भी कोशिश करता है। अगर तुम एकदम जैसे मैं उँगली पकड़ा रहा हूँ, ऐसे पकड़ा रहा हूँ उँगली, तुम उँगली पकड़ा रहा हूँ, तुमने सीधा पोंछा ही पकड़ लिया, पूरा पकड़ लिया, पूरा हाथ ही थाम लिया। तो उस चक्कर में क्या होता है ना, सामने वाले की मदद नहीं करता और तुम्हारी भी खुद की ग्रोथ नहीं होती। तो और एग्जाम ये है ही ऐसा, मतलब जो भी तुमको स्पून फीड कर रहे हैं ना, बिलीव मी, स्पून फीड वाले का कुछ नहीं होता भाई। इस एग्जाम में जो भी तुमको स्पून फीड कर रहा है, स्पून फीड दुनिया कर रही है, आज तक करती है, ये हुआ किसी का कुछ नहीं भला हुआ किसी का स्पून फीडिंग से, ठीक है। तो वो खैर चलो मैं डाइवर्ट करिए, लेकिन तुम लोग आई गेस समझ पा रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन का मतलब निखिल क्या कहना चाह रहा है। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन, यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। अब तुम्हारा मान लो लेट्स से किसी का प्रीलिम्स का स्कोर कम बन रहा होगा, तो भाई तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा क्या क्यों बन रहा है। मैं जो चीजें बताता हूँ, मेरे को किसी ने बताई थोड़ी है वो, मैंने खुद अपने आप रिफ्लेक्ट करी है चीजें, है ना। निखिल अपनी, अब निखिल से तुम नव मैनेजमेंट का सेशन लोगे, निखिल अलग ज्ञान देगा, मेरे से लोगे मैं अलग ज्ञान दूंगा। हम दोनों का ज्ञान डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, है ना, कि मैंने जो फील किया है, मैंने खुद जो चेक किया कि अच्छा मेरे साथ ये होता था और मैं इसको ऐसे सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ढूंढनी पड़ेगी। तुम हर हर बात पे पूछ नहीं सकते किसी से जाके, समझ रहे हो ना। देखो, सिंस ये रिफ्लेक्शन का गेम है, क्यों? क्योंकि भाई ये थिंकिंग एग्जाम है सबसे पहली। ये ना तो राइटिंग एग्जाम है, ये ना स्पीकिंग एग्जाम है, रीडिंग एग्जाम है, बगिंग, मतलब कुछ किसी भी चीज का एग्जाम नहीं है। ये बात समझ लो कि वो थिंकिंग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैंक पेज, 50 ब्लैंक पेजेस मिलते हैं, 50। तो तुम उसमें गाना लिखो, तुम उसमें कविता लिखो, पोर्ट्रेट बनाओ, ड्राइंग बनाओ, चित्रकारी, कुछ भी, उसको कोई भाई, उसको जीरो मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसको। उसको क्या मतलब है कि भाई तुम डिमांड सेटिस्फाई करो, जो पूछा है भाई वो तुम इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या, तुम उसमें डिस्कशन कर पा रहे हो कि यही उसका बस पर्पस है। उसी के साथ में थिंकिंग एग्जाम क्यों है कि भाई लिबर्टी फॉर इंटरप्रिटेशन है। वो तुमसे यही नहीं, भाई तुम्हारा नाम क्या है थोड़ी ना पूछ रहा है वो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम पूछता है वो। उसने इतना इंटरप्रिटेशन तुमको, तुम्हारे पास में स्कोप दिया कि व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, हाउ फार डू यू थिंक, टू अच्छा व्हाट। चलो, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं इसी का जैसे बोल रहे हैं ना, निखिल कंटेक्स्ट सेट कर रहा है, जैसे कंटेक्स्ट सेट का एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि चलो मेरे को अपनी लाइफ के बारे में बताओ, ठीक है, या कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। अब मैंने पहले पूछा जनरल लाइफ के बारे में बताओ, फिर मैंने उसको और लिमिट किया कि कॉलेज लाइफ के बारे में बताना है, 3 या 4 साल जो भी तुम्हारे 5 साल है उसी के बारे में बताना है। अब मैं उसको भी और लिमिट कर सकता हूँ कि अपनी खाली एकेडमिक लाइफ के बारे में बताओ। मैं उसको और भी लिमिट कर सकता हूँ कि खाली फर्स्ट ईयर के बारे में बताओ। मैं उसको और भी लिमिट कर सकता हूँ, फर्स्ट ईयर में इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बताओ कि तुम्हारी कैसे उस टाइम पे जीवन चल रहा था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट सेट करना, कि एक बड़ी बड़ी फनल थी, उस बड़ी फनल को छोटा करते जा रहे हो तुम, ठीक है। तो जनरली लोग, यही एक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होती है कि लोग जल्दी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा होता है, वो कंटेक्स्ट सेट कर देता है कि इसी कंटेक्स्ट में, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कॉलेज की एकेडमिक लाइफ बताओ, और तुम मेरे को कॉलेज की लव लाइफ बताने लग रहे हो, यार फर्स्ट ईयर में क्रश बनी थी, उसको मैं पटाना चाह रहा था, बात नहीं बनी, लाइब्रेरी में बैठता था, मैं मांग रहा हूँ तुमसे, वो नहीं मांग रहा ना, क्यों बता रहे हो मेरे को। इसलिए फिर वो लोग बोलते हैं कि मैं तो सब पूरा पन्ने भर के आया, सब कुछ भर के आया, मेरे नंबर नहीं आ रहे। नंबर नहीं आएंगे अगर जो मैं एकेडमिक लाइफ पूछ रहा हूँ, तो एकेडमिक लाइफ बताओ चुपचाप। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा तुम्हारे साथ लैब में क्या हुआ था केमिस्ट्री की, मैं नहीं पूछ रहा तुमसे, समझ रहे हो। तो इसको बोलता है कंटेक्स्ट सेट करना। और ये थिंकिंग एग्जाम है, तो तुम्हें खुद वो चाहता है तुमसे, वो यही तो उसके टूल्स है ना, इसी के उसने तरीका बना रखा है अपना। उसको कुछ ना पैरामीटर चाहिए, उसको इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज चाहिए कि यार ये क्वालिटीज एक डीएम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्वालिटीज चेक करने के लिए ना उसने कुछ अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, मतलब उसने एक प्रोसेस बना रखा है कि ये क्वालिटीज चेक करने के लिए मैं इन इन तरीके से सामने से पूछूंगा। मान लो मेरे को तुम्हारे बारे में जानना, लेट्स से कि तुम कैसे इंसान हो, तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा ही ना। क्वेश्चन के थ्रू ही तो मुझे पता चलेगा ना, जब जवाब देना शुरू करोगे, कुछ बोलना शुरू करोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि यार तुम कहाँ कहाँ तक किस किस बातों को कितना डाइवर्सिफाई सोचते हो, कितने डायमेंशन में सोचते हो, तुम कितना मतलब पॉजिटिव सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो। तुम जब मेरे को कुछ बोलोगे तभी तो मुझे समझ आएगा ना। तो वो उसने अपने तरीका बना रखा है, प्रोसेस बना रखा है कि अच्छा मैं GS1 करवाऊंगा, GS2 करवाऊंगा, और प्रीलिम्स का पेपर ऐसे इस तरीके से पूछूंगा, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली ये चीज चेक करनी है। तो वो उसका जो एग्जाम है वो वैसे ही पूछेगा। तुम उस चीज को फालतू चैलेंज करने जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता, वो टाइम पास है। और ये चीज फैक्ट है, दिस इज अ थिंकिंग एग्जाम। ये मैं अभी अगली स्लाइड में लिखा भी होगा कि आई बिलीव कि थिंकिंग इज
दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंकिंग के बाद होता है राइटिंग, और राइटिंग के बाद होता है रीडिंग। रीडिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है, सबसे लीस्ट एफिशिएंट होता है। उसके बाद थोड़ा एफिशिएंट होता है राइटिंग, मतलब तुम रीड करने के बाद थोड़ा सा लिख रहे हो, आंसर राइटिंग जिसको बोलते हैं। और मेरा पर्सनल रहता है कि आंसर राइटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थिंकिंग करना। अगर मेरा पर्सनली आंसर राइटिंग के बिना काम चल जाता था, मैं आंसर नहीं लिखता था, क्योंकि मैं थिंकिंग ही सारी कर लेता था। मैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही सब कुछ इधर उधर काटा पीटी स्लाइसिंग डाइसिंग अपने दिमाग में बैठे बैठे ऐसे बैठा हूँ, ऐसे इधर बैठ के सोचता रहूंगा बेटा, टक 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 टक, और उसी में मैं सारी चीजें कर लूंगा। मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को एक ही चीज की जरूरत है कि 3 घंटे का पेपर कंप्लीट कैसे किया जाता है, 3 घंटे में पेपर टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, 6 घंटे में 6 मिनट में 7 मिनट में आंसर कैसे लिखना है। थिंकिंग का एग्जाम है तो थिंकिंग तुमको करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट एस्केप दिस। जैसे अब प्रीलिम्स में उसने एक चीज, दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट कर दी है कि इट इज अ टाइम मैनेजमेंट गेम। डिसीजन मेकिंग स्किल्स तुम्हारी चेक कर रहा है वो, कि कितनी क्विक डिसीजन मेकर हो तुम, ठीक है। तो वो चीज अब तुम उसको एस्केप नहीं कर सकते। ये तुम लोग ने फील किया होगा 2021 से लेकर 2026 तक हर पेपर में उसने मतलब टाइम को इंक्रीज ही किया है, मतलब टाइम क्विक डिसीजन मेकिंग वो तुमसे और ज्यादा ज्यादा मांग रहा है। पिछले पेपर में भी तुम मान लो पहले 3 राउंड लेते थे, अब तुम फिर धीरे धीरे 2 राउंड पे आए, अब 1.5 राउंड पे आओगे, फिर एक टाइम ऐसा कर देगा वो 1 राउंड पे आ जाओगे, फिर एक टाइम वो ऐसा कर देगा आधे राउंड पे चले जाओगे, पेपर नहीं देख पाओगे। तो वो एक जो चीज रोल आउट उसने कर दी, उसका पर्पस है वो कुछ चेक करना चाह रहा है, तो वो चेक तो करेगा। उसी तरह मेंस का है, इंटरव्यू का भी यही है। वो रैंडम क्वेश्चन पूछता है इसलिए वो ये चेक करना चाह रहा है कि तुम सोच सकते हो या नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे चौबे सर थे, एक मेंबर थे यूपीएससी के, 2022 में निखिल का भी उन्होंने लिया था, मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो सब काफी लोगों का लिया था। तो उनका ना एक बड़ा यूनिक सा स्टाइल था कि वो डैफ से कुछ भी नहीं पूछते थे, वो डैफ को साइड में रख देते थे। डैफ में मैंने कुछ भी लिखा उनको मतलब नहीं होता था। मैं गया, उन्होंने तुरंत ऐसे पूछा कि चलो लेट्स टॉक अबाउट वाटर इश्यूज, ठीक है, तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये इस वाली लिस्ट में है, इसको इस वाली लिस्ट में डाल देते हैं, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो आई वाज लाइक यार ये क्यों पूछ रहे हो मेरे से, क्या मतलब है, मैं कहाँ करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, मेरा डैक क्या चल रहा है, तुम तो कुछ भी उल्टा सीधा पूछ रहे हो। तो बाद में मुझे समझ आया कि यार अब तुम जब अपने बॉस से मिलने जाओगे, तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ भी पूछ लेगा, तुम मुझसे ये थोड़ी पूछोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, मेरे से तो मेरे सिलेबस का पूछो, मेरे तो डैफ का पूछो, करंट अफेयर्स का पूछो जो मेरे से पूछना है। तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। यही चीज़ है वो इनडायरेक्टली इंटरव्यू में चेक करता है, मेंस में चेक करता है, और वो तुमसे यही चाहता है कि ऑन द स्पॉट तुम कुछ थिंकिंग कर सकते हो या नहीं। अब मान लो पीएम मोदी कहीं बैठे हैं, वो जो उनके साथ काफिला चल रहा होता है, तो वो उनसे कुछ भी कभी भी पूछ लेंगे। अब वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये सर वाटर इश्यूज पूछ रहे हो, मैं तो क्या नाम है एग्रीकल्चर तैयार करके आया हूँ, मैं तो सिक्योरिटी तैयार करके आया हूँ, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की पूछ रहे हो, बाद में बात करेंगे। वो रशिया में खड़ा है, उसको बात करनी है प्रेसिडेंट पुतिन से, और वो बोल रहा है कि सर मेरे को तो भी नहीं आता, मैं तो डेफ पढ़ के आया हूँ अपना। तो इसलिए ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है, इसलिए वो थोड़ा अनसर्टेन बना के रखता है, रैंडम चीजें पूछता है, क्योंकि वो ये चेक करना चाह रहा है कि एकदम से कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए। इसलिए लोग आजकल, अब तुम देख रहे टेलीग्राम पे, मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहले डीएम पटियाला वाला, अब वो उसको देखा जैसे भी लोग अब उसको एग्जांपल दे रहे हैं, फ्लड आ गया तो क्या करोगे, राइट आ गया तो क्या करोगे। तो मैं यही शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि वो चीज वो चेक ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चेक कर रहा है तुम्हारे अंदर, कि मैं इतने बड़ी पोस्ट उसको दे रहा हूँ संभालने के लिए, तो इज ही कैपेबल टू होल्ड दैट पोस्ट और नॉट। मतलब उसमें सारे जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं। उसके अंदर काम ही यही है, वो बार बार थोड़ी पूछता रहेगा किसी से कि यार मैं तो सोच नहीं पा रहा अब क्या करना है इसके अंदर, बताना है मेरे को क्या करना है। तो क्या मजाक उड़ाएगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही हॉल्ट पे आ जाएगा। तो इसलिए मेंस में यही चेक कर, ब्लैंक पेजेस क्यों दे रहा है वो चेक करना चाह रहे हैं तुम कितने क्रिएटिव हो। वो तुम्हें कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा है, इसका आंसर ऐसे लिखना है, कहीं लिखा हुआ आंसर की गाइडलाइंस कैसे आंसर लिखना है। वो बस ये बताता है कि हम ब्रेविटी चेक करेंगे, हम कंसाइजनेस चेक करेंगे, हम डेप्थ ऑफ द आंसर चेक करेंगे रादर देन रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बस ये बात लिखी हुई है उसने ये कहीं नहीं लिखा कि स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन लिखना, कहीं नहीं बोला। ये सब हमने अपने मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं, है ना। वो तो बस एक ही चेक करना चाह रहा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन उस पर थ्रो करता हूं तो हाउ क्रिएटिवली दिस पर्सन इज एबल टू थिंक, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर्स उनको चाहिए, है ना। अगर सारे के सारे एक ही भाषा बोलेंगे, सारे के सारे एमके यादव का नोट्स पढ़ के उसको सुनाएंगे, तो वो तो पूरी दुनिया फिर ऐसी चलेगी, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, डाइवर्सिटी रहेगी नहीं दुनिया के अंदर। उसको चाहिए कि यार अलग अलग तरीके में, जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं तो वैसे वैसे वो इवॉल्व कर रहे हैं, तो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, नए चैलेंजेस को हैंडल करने नई क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए। तो वही चीज वो चेक कर रहा है इसके थ्रू। आई गेस अब तुम लोगों को समझ आएगा कि एग्जाम का पर्पस क्या है, वो ऐसा एग्जाम। देखो इसका एक और आगे का लेयर क्या है ना, सिंस इट्स अ थिंकिंग एग्जाम ना, तो थिंकिंग कैन एक्चुअली क्रिएट डिफरेंस बिटवीन कि मतलब तुम 85 ला रहे हो या फिर तुम 105 ला रहे हो। जैसे मैं पर्सपेक्टिव में बताऊंगा ये, अब जैसे एक आई थिंक 2025 में क्वेश्चन था कि व्हाई माइनिंग इज अ एनवायरमेंटल हजार्ड। ये मैंने एसआईपी में भी डिस्कस करा था अभी जो लास्ट वाले बैच में, व्हाई माइनिंग इज ए एनवायरमेंटल हजार्ड। एंड ये क्वेश्चन है व्हाई माइनिंग इज अ एनवायरमेंटल हजार्ड, एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरमेंटल हजार्ड ड्यू टू माइनिंग।
एनवायरमेंटल हजार्ड ड्यू टू माइनिंग। तो बात क्या है कि अगर इंटरप्रिटेशन में बंदा व्हाई माइनिंग इज एनवायरमेंटल हजार्ड को व्हाट इज एनवायरमेंटल हजार्ड ऑफ माइनिंग आंसर लिखेगा, ना ही व्हाई माइनिंग इज एनवायरमेंटल। उसको ये पता ही नहीं है कि भाई उसने थिंकिंग ही नहीं करी कि व्हाई माइनिंग इज एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है। उसको तो बस देख ले भाई माइनिंग लिख दिखते ही वो शुरू हो जाता है, वाटर में वो होगा, लैंड में ये होगा, सॉइल में ये होगा, फॉरेस्ट में ये होगा, सब में ये होगा। वो आंसर व्हाट का है, पर व्हाई माइनिंग, क्लोजर प्रैक्टिसेस क्या है, टीआईए कैसे रहता है, एमएमडीआर एक्ट में क्या प्रोविजन है माइनिंग क्लोजर को लेके, सेफ माइनिंग को लेके इंपैक्ट एनालिसिस कैसे होता है, ओपन कास्ट वर्सेस क्लोज कास्ट माइनिंग में फर्क क्या है, ये तुमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तो ये थिंकिंग जब तक तुम बनाओगे नहीं ना, तो फिर यही डिफरेंस बनाता है कि भाई तुम कहते हो कि मैं तो सब लिखा पर मेरे जीएस 2 में 84 ही है। भाई तुम 84 ला ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने थिंकिंग नहीं करी। तुम एक सर्टन मतलब रिजिड चीज लेके जा रहे हो एग्जाम में और फिर उसको लिखने की ट्राई करो। तुम्हारे पास में ओपन एंडेड क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके आंसर करने का पर्सपेक्टिव लेने का लिबर्टी है ही नहीं। तुमने लिबर्टी से भी ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप नहीं किया, और वो एक दिन में एक रात में डेवलप नहीं होती है। वो किसी का मटेरियल पढ़ के किसी को सुन के नहीं होती है। तुमको डंडा पढ़ना पड़ेगा, खुद के दिमाग में तुमको कीड़ा डालना पड़ेगा। ये खुद के दिमाग में खुद को मतलब खुद के दिमाग बोलना पड़ेगा, भाई बोल, भाई क्यों नहीं बोल रहा, तेरे दिमाग में आ क्यों नहीं रहा, कुछ भूसा भरा है क्या। ये जब तू खुद को बोलोगे, नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे, तब तक नहीं बन भाई ये होता है। मतलब तुमको लग रहा होगा कि ये तो स्टड लोग हैं, सोच लेते हैं। भैया हमें भी दिक्कत आती थी। मेरे को अभी भी याद है मेरा भाई ने कितना पीटा था मुझे। वो मेरे को मतलब वो कॉलेज में था, ठीक है, अच्छा खासा गैप हम दोनों में। तो वो कॉलेज में था और मैं 10th क्लास में था, ठीक है। उस टाइम पे बढ़िया पीटता था मेरे को। वो कहता था अबे दिमाग तो चला ले थोड़ा सा, अभी तो तेरे को बता के हटाऊं मैं, अभी तो तेरे को बता के हटाऊं। मैं कहता यार नहीं चल रहा दिमाग, तो कहता नहीं चल रहा तो बैठ इसके ऊपर। एक घंटा में क्वेश्चन पे बिठा के रखता था मेरे को। मतलब ये लेवल हो गया था कि मैं पूरा दिन एक ही क्वेश्चन पे बैठा हूँ और सोचे जा रहा हूँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो टाइम लगता है, एकदम ओवरनाइट नहीं आती चीजें। वो शुरू में थिंकिंग स्किल्स डेवलप। मेरे को भी याद है, मैं तो वॉशरूम में भी जाता था, वहां पे बैठा बैठा सोचता रहता था क्वेश्चन के बारे में कि यार वो सर्कल का क्वेश्चन था, वो सर्कल में वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही है, नॉर्मल ऐसे जा रहा है, अच्छा वो सेमी सर्कल एंगल बन गया, ये बन गया। तो वहां पर बैठे बैठे सोचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो थिंकिंग स्किल्स जो है ना, वो एकदम से नहीं आती, वो बनानी पड़ती है। मतलब कुछ चीजें स्किल्स होती है ना, हर चीज की स्किल होती है, तो स्किल सेट डेवलप किया जाता है। अब जो स्किल सेट वो मांग रहा है, वो स्किल सेट तो तुम अपनी मर्जी से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम बिना स्किल सेट के सिलेक्ट हो जाओगे। स्किल सेट मांग रहा है तो वो इनडायरेक्टली प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं ना कहीं चेक कर लेगा वो। अगर नहीं है तो निकाल देगा तुमको बाहर, ठीक है। तो अब ये तो इसको तो मना नहीं कर सकते तुम, ये तो ऑब्जेक्टिव चीज है। वो मांग रहा है तो मांग रहा है, मांग देना ही पड़ेगा तुमको। तो या तो उसको प्यार से दे दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बना लो उसको। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जो मांग रहा है वो तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सामने वाले की जो डिमांड है वो तो देनी पड़ेगी तुमको। यही थिंकिंग गेम है, रिफ्लेक्शन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यही मेंस और प्रीलिम्स के बीच में डिफरेंस है भाई। प्रीलिम्स में बहुत सिंपल था। हाँ। प्रीलिम्स में क्या है भाई, एक सोर्स पढ़ो, उसको रट लो। अब अगले साल अगर, जैसे मैं उस दिन वीसी में भी कह रहा था कि अगर अब मेरे को नहीं लिखना, थैंकफुली मेरे को अब नहीं लिखना है प्रीलिम्स, अब मैं ना ही लिख सकता हूँ ना ही मेरे को लिखना है। पर अगर लिखना रहता तो फिर मैं ये साल का पेपर देख के एकदम ऐसे नहीं करता कि भाई मैंने सोर्स त्याग ही दिया था, कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं मॉडर्न पढ़ ही नहीं रहा हूँ। सोर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, वो करना ही है। पर मेंस में इसका एग्जैक्ट उल्टा है। मेंस में आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। जो एसआईपी में आई जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो यही है कि भाई क्या पढ़ना है तुमको। गवर्नेंस दे रहा है वो तुमको, वो देख इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये 5 टॉपिक्स बता रहा है वो। तो फिर वो किसमें क्वेश्चंस आते क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें क्वेश्चन आता क्या है। ये टॉपिक प्रिपेयर करोगे तभी तुम वहां पे लिख पाओगे। यहाँ पे तो केवल आइडेंटिफिकेशन करना भाई, एबीसीडी में से एक आंसर है, तुमको एक आंसर जाके बस गोला भरना है, हो गया तुम्हारा आंसर। यही वो पूछ नहीं रहा कि भाई तुमने तुक्के से बनाया, तुमने रट के बनाया, भगवान ने आके बताया, या फिर तुम्हारे इस पे मार्क था, कोई नहीं बता पूछ रहा। तो किसी भी सेंस में सबको, जिसने भी ये मार्क किया है ना, उसको 2 ही नंबर मिलेंगे उसमें। पर मेंस में क्या है ना कि मेंस में ब्लैंक पेजेस देते हो, तो भले ही जैसे क्वेश्चन करंट के क्या इम्पैक्ट है, कैसे इम्पैक्ट करता है, ये आंसर सबको पता रहेगा, पर सबको 7 नंबर नहीं मिलेंगे। किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 4 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 12 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैंक पेजेस है। यहाँ पे तुमको क्रिएटिविटी दिखानी है, यहाँ पे तुमको अगेंस्ट द करंट जाना है। यहाँ जैसे मैं बता रहा था भाई, भीड़ का बाढ़ नहीं बनना है। भीड़ का बाढ़ बनोगे तो फिर कट ऑफ से 20 नंबर रहोगे, फिर वही 40 वाले लौंडे हो तुम कि भाई कोशिश तो कर रहे हो पर कुछ हो नहीं रहा। तो ये पूरा सेशन का कल्मिनेशन ही यही है कि भाई तुमको मेंस में करना क्या है।
निकलना क्या है, तो बेसिस से बना कहा, कोई ब्लैंक पेजेस देता है, टॉपिक करने पड़ते हैं, सारे टॉपिक्स इक्वल नहीं रहते हैं, अगेंस्ट द करंट जाके डिफरेंशिएट करना पड़ता है खुद को। इसी में क्या रहता है कि भाई गरीब की पहचान होती है कुछ कुछ। एक तो सबसे बड़ी गरीब की पहचान क्या है कि भाई वो 360 वाट लाता है, 360, 375, 380 यही नंबर लाता है वो, और फिर उसका मतलब या तो इंटरव्यू आता है तो फिर बिल्कुल 1 नंबर से इंटरव्यू आता है, 2 नंबर से इंटरव्यू आता है, फिर 155 इंटरव्यू में लाता है वो, फिर मतलब बस मस्ती में रहता है, उसको कुछ नहीं होता, मतलब रैंक आती भी नहीं है उसकी, और फिर वो बेचारा परेशान रहता है पूरा टाइम। या तो फिर भाई अब वो 695 ला रहा है, 685 ला रहा है, यही नंबर लाके वो भाई इधर उधर दौड़ रहा है, उसका ना तो इंटरव्यू कॉल आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये पढ़ने से क्लियर होता है। भाई पढ़ने से क्लियर नहीं होता, क्लियर होता है मैनेजमेंट से, क्लियर होता है नर्व कंट्रोल से। आई गेस ये तो अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना। मैं चीख चीख के बोल रहा था पढ़ने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, पढ़ने से क्लियर। आई गेस ये तो अब तुम लोगों को बिल्कुल चिपक गया होगा दिमाग में, क्योंकि जिसने निकाला है वो पढ़ के तो नहीं निकाल रहा प्रीलिम्स। ये तो समझ 14,000 लोग निकाल रहे हैं ना। अब तुम बोलोगे 14,000 लोग लकी हैं। अरे भैया लकी वकी ठीक है, वो थोड़ा लक तो होता ही है, लेकिन ये तो अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ के प्रीलिम्स नहीं होता। और नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाई मेरे को बहुत कम नॉलेज है प्रीलिम्स की, है ना, लेकिन फिर भी जैसे मान लो केतन ही है, केतन यार अभी बिल्कुल वर्जिन है, अभी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने सीडीएस दिया, सीडीएस निकाल लिया, ये वाला पेपर दिया, ये निकाल लिया, और अच्छे नंबर बन रहे दोनों में उसके। उसको उसने क्या कुछ भी नहीं पढ़ा, उसने ज्यादा कोई पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी करी होगी, अभी तो कॉलेज से भी नहीं निकला वो, लेकिन उसको ये पता है कि हाँ भाई वहां पे जो भी चीजें मैनेज करनी है, कम पढ़ के ज्यादा लगाना है ना, अपने आप को ठंडा रखना है, या जो भी चीजें समझ रहे हो ना, तो वो तो अब तुमको वैसे ही इसमें भी है। बहुत ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते। मेरे नंबर मान लो 116 आते थे जीएस 2 में, तो मैं बिल्कुल आसपास भी नहीं हूँ कि जिसके ऐसा हो सकता है जिसके 80 आते हो उसको मेरे से 4 गुना नॉलेज हो, और ऐसा होगा। मैं ये बोल नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, 100% ऐसा है। मेरे को जीएस 2 में उतनी नॉलेज है नहीं, बस मेरे को नंबर लाने आते हैं, मेरे को इतना पता है नंबर कैसे लाने हैं। मेरे बात समझ रहे हो ना, मेरे को तुम्हें नंबर से मतलब है ना, मेरे को भी नंबर से मतलब है, तो मेरे को इतना पता है नंबर कैसे आते हैं। नॉलेज वॉलेज तो ठीक है, नॉलेज चाहिए होती है, बट खाली नॉलेज से नंबर आते तो मेरे कभी इतने नहीं आते जितने मेरे आते थे। सर मेरे बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे को लगता है नंबर आते थे थोड़ी मैनेजमेंट से, स्मार्ट इंटरलिंकेज जिससे मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उसको 4 मतलब मैं एक लाइन को पढ़ के 10 जगह यूज करता हूँ। लोग उल्टा करते हैं, लोग 10 लाइन पढ़ते हैं और एक जगह यूज करते हैं, वो भी गारंटी नहीं होती उनकी। उनका क्या लैपटॉप पे नोट्स बना लेंगे और फिर बाद में बोलेंगे, वो लैपटॉप पे ही पड़े रह जाते हैं उनके नोट्स, वो कभी कॉपी पे उतर ही नहीं पाते। मेरा रहता है कि गलती से भी अगर एक वर्ड भी लिख दिया, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, बहुत रिजर्व आदमी हूँ, मैं नोट्स में लिखता ही नहीं। मैं लिखता हूँ तो फिर मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब ये एग्जाम में लिख के आऊंगा, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं नोट्स में। और फिर गरीब भाई मटेरियल पे भी तो रिलाई करता है। गरीब को लगता है कि भाई मेन से कोई काट लेगा, घोट लेगा, अभ्यास लिखेगा, फिर नंबर लाएगा तो फिर उसको लिखेगा भाई हो ही रहा है, उसका हो ही रहा है। भाई कितने सारे लोग हैं, मैं तुमको अभी अभी तो मतलब सेशन में ही लोग है कि अभ्यास में AIR 5 है, अभ्यास में AIR 10 है, और भाई उनका मेज नहीं निकल रहा। क्यों? अब भाई है उनमें स्ट्रक्चरल इश्यूज है, उनमें वो स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, मतलब उनके साथ में मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, मन पर्सनली काम कर रहा है। तो बात क्या है कि वो उनका माइंडसेट ही जो ट्रेन उस गांव जाती ही नहीं है, उस ट्रेन में तुम फर्स्ट क्लास का टिकट करवाओ, फर्स्ट एसी का टिकट करवाओ, सबसे बेस्ट सीट है तुम्हारे पास, पर क्या मतलब? वो ट्रेन उस गांव जाती ही नहीं है ना। जो ट्रेन उस गांव जाती है, फिर भाई अब वो उसमें किसी भी कंपार्टमेंट में बैठना पड़े, तुमको उस गांव जाना है तो उसी ट्रेन में बैठ के जाना पड़ेगा। फिर अब उसमें कैसा भी टिकट मिले तुमको, तो गरीब भाई वो मटेरियल ही पढ़ेगा, उसको लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल पढ़ूंगा, ये कोर्स पढ़ूंगा, इसके नोट्स रटूंगा, इसके नोट्स रेप्लिकेट करूंगा, इसके मॉड्यूल रटूंगा। नहीं होगा, 100% नहीं होगा, तुम मेरे से लिखवा लो। ये तो मतलब ओपनली मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, बात ही खत्म। जैसे कुछ एक चीज मैंने बोल रखी है कि जो 10 दिन वेस्ट कर देगा उसका अगर उसने पहले इंटरव्यू कॉल दे रखा है तो बात अलग है, उसको पता है, ही नोज द रूल्स ऑफ द गेम। लेकिन अगर उसने इंटरव्यू नहीं दिया है, वो ही इज लाइक ऑलमोस्ट वर्जिन टू द मेंस, ठीक है, तो नहीं हो रहा। 10 दिन अगर उसने वेस्ट कर दिए तो मैं पक्का बोल रहा हूँ नहीं हो रहा उसका मेंस। मतलब वो फिर बहुत ही उसको फिर एमके ही बनना पड़ेगा, मतलब वो स्टड आदमी बनना पड़ेगा, तभी वो कुछ उठक पटक कर सकता है, बहुत बड़ी उठक पटक मार्केट के अंदर, नहीं तो नहीं कर सकता वो जनरल वो 750 लाने होते, 750 तो नहीं आ रहे उसके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गरीब की पहचान क्या है कि भाई गरीब ना कंटेंट के पीछे भागता है। भाई गरीब को लगता है कि मैं जितना कंटेंट, भाई कंटेंट कलेक्टर बनूंगा। भाई कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना है तुमको, बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कंटेंट कलेक्टर को लगता है भाई मैं वैल्यू एडिशन करूंगा, मैं कंटेंट लाऊंगा, मैं नया मटेरियल लाऊंगा। कुछ नहीं होता, उसको पर्सपेक्टिव बनाओ। क्यों? कि भाई थिंकिंग गेम है, थिंकिंग गेम है ना, तो फिर थिंकिंग को ही एडवांटेज में लाओ ना। जो चीज वो चेक कर रहा है, अगर
मतलब पर्थ में मैच है, फास्ट एंड बाउंसी पिचेस पे चल रहे हो, तो फिर भाई तू हुक ही मार, फिर अब तो प्रैक्टिस ही हुक मारने की कर, लैप शॉट मारने की कर, ऊपर मारने की कर, अपर कट मारने की कर। क्यों? तेरे को मतलब ही नहीं है फिर पैर उठा करके कैसे खेलना है, क्या करना है, क्योंकि तेरे आएगा ही नहीं, कभी स्पिनर डालेगा ही नहीं। वो 4 फास्ट बॉलर उसने निकाल के रखे हैं, 2 ओवर द विकेट आएंगे, 2 अराउंड द विकेट आएंगे, और वो भाई कंटिन्यूअसली बाउंस डालेंगे, मतलब शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल डालेंगे, खिलवाएंगे तुम्हारे को। तुमको पता है, तो तू भी उसी की तैयारी करना है यार, तू भी पर्सपेक्टिव भी बना, तू फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग बना कि वो अगर वो पूछ रहा है कि एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट का लिंकेज क्या है, तो फिर तेरे को पता हो कि वो अंडरस्टैंडिंग कहां से बनती है। तेरे अगर वो पूछ रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस का और फिस्कल फेडरलिज्म का इम्पैक्ट क्या है, तो फिर तू अंडरस्टैंडिंग बना। वो अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, लार्जर पर्सपेक्टिव इज द लार्जर सेंस है। तुमको पता है कि किस गाइडेड में किस डायरेक्शन में जाना है। अब अंडरस्टैंडिंग उसी का माइन्यूट चीज है भाई, अच्छा इस डायरेक्शन में जाना है तो फिर ऐसे जा सकते हैं, 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 ये अंडरस्टैंडिंग है। वैल्यू क्या है कि भाई कुछ नहीं है कि भाई यहां से यहां तक कितनी स्पीड रखनी है, 20 की स्पीड रखनी है, 30 की स्पीड रखनी है, नहीं फर्क पड़ता। एंड गोल क्या है कि यहां तक पहुंचने का गोल है। गोल ये नहीं है कि भाई कितनी क्या पहुंचना है, क्या चीज पहुंचनी है। पर्सपेक्टिव बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके बाद में मटेरियल के पीछे, कंटेंट के पीछे, इन सब के पीछे भागो। जब तक ये पर्सपेक्टिव, ये अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस पीवाईक्यू थिंकिंग इन सबसे नहीं बनती, बाकी किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। सब चीज बाकी फिर फ्यूटाइल है। गरीब की एक और पहचान रहती है कि भाई सबसे, अब मैं बोलूं कि गरीब ऑप्शनल की तरफ बहुत निगलेक्ट करता है भाई। मतलब ये मैं खुद भुगत चुका हूं इसका कि अगर तुम्हारा अनकंसोलिडेटेड ऑप्शनल है, और अभी जैसे आज क्या है, आज है 27 महीना, तो तुम्हारे पास में 15 दिन है, 15 डेज की, जब तक वो आएगा 15 दिन में अगर तुमने ऑप्शनल का मतलब टर्न अराउंड नहीं किया, मतलब बिल्कुल काया पलट नहीं किया ना, तो फिर तुम मतलब फिर बहुत मुश्किल बन जाएगा। मतलब फिर ऐसा रहेगा कि पानी हमेशा ही तुम्हारे नाक के ऊपर ऊपर चल रहा होगा और तुमको कंटिन्यूसली तैरना पड़ेगा। भाई अनकॉन्सेंट्रेटेड ऑप्शनल है तो फिर नहीं बन पाएगा। मतलब तुम कितने भी 30 मार्क आओ, तुम 450 ले आओ भाई जीएस में, तुम फिर लटक लपक के कुछ ना कुछ करोगे, नहीं आएगा रैंक। मेरा दोस्त है सर्वेश का हर बार एक, किसी साल 2 नंबर से रुक गया, किसी साल 3 नंबर से रुक गया, किसी साल 4 नंबर से रुक गया, ऐसे ही है। मतलब 3 बार 4 बार हो गया, इस बार चौथी बार था उसका, ठीक है। और उसका स्कोर कैसे आता है, उसका जीएस में कंसिस्टेंटली 430 420 आता है कंसिस्टेंट, मतलब मेरे से 10 नंबर हमेशा ज्यादा आता है उसका, ठीक है। तो मेरे मान लो 400 आ रहा है, उसका 410 आएगा, मेरा 420 आ रहा है, उसका जो भी, मेरा जितना भी आ रहा है उससे 10 नंबर ज्यादा आता है उसका। और ऐसे में मान लो मेरा 120 आ रहा है तो उसका 100 आएगा, और मान लो मेरा 100 आ रहा है तो उसका 80 आएगा, ठीक है। ऐसे में उसका 10-20 कम आता है। ऑप्शनल में मेरा 250 260 आता है, उसका 210 220 आता है। लगभग उसका ओवरऑल स्कोर 4 या 5 नंबर कम रहता है। ऐसे और ऑप्शनल का मारा हुआ लौंडा है वो। जीएस में वो कितने भी जोर लगा ले, अब 420 से ऊपर तो फिर किस्मत पे आता है यार, कभी 430 आ जाएगा, कभी 440, कभी 400, लेकिन 420 तक, 400 तक इज अ स्किल सेट, 400 या 410 420 तक इज अ स्किल सेट। 420 के बाद किस्मत होती है कि तुमको उस दिन ज्यादा, मतलब 190 देने थे, 200 दे दिए, है ना। लेकिन उसका वहां तक जीएस का तो स्किल सेट उसने डेवलप कर लिया, वहां तो स्कोर आ रहा है। लेकिन ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है उसका 210 आ रहा है, ठीक है। 200 पहले 2 बार 210 110 200 आया, फिर 210 आया। उसने फिर ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी किया, 1 साल ब्रेक लेके। उसने एंथ्रोपोलॉजी में तो 250 कर लिया, ठीक है। फिर उसका एसए में 70 कर दिया। मतलब वो मारा हुआ है किस्मत का कि उसका जैसे भी करके उसको बस उसको रोक देते हैं, उसको 2 नंबर से 3 नंबर से रोक देते हैं। लेकिन उसका जीएस में कंसिस्टेंट स्कोर है, वो 410 420 430 जितना भी आता है वो फिक्स है। तो वो सोचो 410 420 लाने के बाद भी उस लौंडे का इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रैंक छोड़ दो, मतलब रैंक की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। वो पार्टी नहीं कि भाई मतलब शुक्ला सर ने मार दिया या फिर सोनी सर ने पेल दिया, चौबे सर ने पेल दिया, वो तू उसके दुख वो झेल भी नहीं पाया। वो दुख तो अलग ही है। तो ये वाले दुख ही उससे संभल नहीं रहा है। तो वही है कि भाई अभी इसीलिए कह रहे हैं कि जिसका ऑप्शन सॉर्टेड नहीं है उसको अभी कुछ नहीं करना भाई, तुमको कुछ भी नहीं करना। तुमको जाके चुपचाप से ऑप्शन पढ़ना है, निकालो पीवाईक्यू पिछले 5 साल के, और भाई 10 साल के पीवाई मतलब एब्सोल्युटली रटे हुए वो 10 साल के बेस्ट आंसर। अगर तुम्हारे पास में, मैं तुम्हें एक बेसिक फंडा बताऊं, अगर तुम्हारे पास में पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के बेस्ट आंसर तुम्हारे प्रिपेयर्ड है, बेस्ट आंसर तुमको पता है भाई इससे अच्छा आंसर है ही नहीं इस सवाल का, तुम्हारे 260 कोई रोक नहीं रहा, तो मेरे से लिखवा लो ये, मैं कभी भी बॉन्ड पेपर पे कुछ भी साइन कर दूंगा। है कोई उसका वही नहीं। अब अच्छा, आज सुबह मेरी शायद नितिन से बात हो रही थी। नितिन यही कह रहा था कि भाई सर मेरे मैथ्स में 270 बन रहा है। मैंने कहा भाई 270 बन रहा है तो तुम्हारा केस सॉर्टेड है, तुम 10-20 नंबर बढ़ाओ, तुमको केवल जीएस में बढ़ाना है।
अगर तुम्हारे इस लेवल तक 280 270 का लेवल सीन सॉर्टेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम कुछ भी कर लो। मतलब फिर तुम जीएस का फिर GS4 पकड़ लो, GS3 पकड़ लो, GS1 पकड़ लो, जो भी मतलब वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। पर जनरली यहाँ पे हो तो फिर जनरली ऑप्शन सॉर्टेड नहीं रहता जनरली। और अगर मतलब 250 255 भी है ना तो फिर कोशिश करो कि उसको 275 तक लेके जाओ, कहाँ पे गैप्स है। और इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 15 दिन में जो याद करने वाला पोर्शन है वो अगर तुम अभी याद कर लोगे तो तुमको ये रहता है कि ऑप्शनल की टेंशन हमेशा तुम्हारी हट जाती है। तुम्हें रहता है कि अच्छा मैंने याद तो कर लिया था, अब मेरे को सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है या मॉक देने हैं, ठीक है। तो एक आधी टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाती है। अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो रिजल्ट के बाद तुमको 2 गर्लफ्रेंड्स मेंटेन करनी पड़ती है, एक जीएस एक ऑप्शनल, और 2 एक साथ चला के 2 बोट में एक साथ सवार नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। तो इसलिए एक को पहले सुधार, एक बार पहले कोई मतलब एक को पहले से ही शांत करके रखो कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। एक टाइम पे एक ऑप्शनल को शांत करके रखोगे तो जीएस मैनेज या जीएस को शांत कर लो। अभी मैं ऑप्शनल क्यों बोलता हूँ, ज्यादातर सारे लोग ऑप्शनल करते हैं क्योंकि ऑप्शनल पढ़े हुए 2-3 महीने हो जाते हैं हमको, ठीक है। तो 2-3 महीने हो जाते हैं तो नया भी लगता है कुछ पढ़ने में, थोड़ा बोरिंग सा भी जो फील होता है वो बोरिंगनेस भी चली जाती है, इसलिए और एक थोड़ा सा ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो और इसलिए ऑप्शनल की दूसरा रिविजन भी ज्यादा हो जाती ऑप्शनल का क्या है कि ऑप्शनल ना कुछ ऑप्शनल बहुत डायनेमिक रहते हैं कि जैसे भाई PSIR है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे सोशियोलॉजी है। तो डायनेमिक ऑप्शनल्स में क्या है ना कि जो पेपर 2 करना रहता है तो फिर उनको ना तुमको एक 15-20 दिन उनको तुम्हें ये मार्केट भी छानना पड़ता है कि भाई अभी मसाला मार्केट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, डायनामिज्म में क्या चल रहा है। तो ये तुमको फिर तुम जुलाई एंड में तुम कंसोलिडेटेड ऑप्शन के साथ में फिर डायनामिक वाला पार्ट हैंडल करोगे। अब तुम भाई तुम्हारा स्टैटिक बेसिक्स वाला ही पार्ट अगर तुम जुलाई मिड में कर रहे हो तो फिर ये वाला डायनामिक वाला पार्ट कभी कर ही नहीं पाओगे। वो इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीजें होती हैं भाई, तुमको 5 लोगों से बात करनी है, 5 लोग एक साथ मेंटेन करके रखने हैं, वो चीज चेंज नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ये चीज तुम चेंज नहीं कर सकते कि तुम ऑप्शनल छोड़ के चले जाओ या तुम आंसर राइटिंग छोड़ के चले जाओ या फिर तुम GS2 GS3 कुछ भी छोड़ के चले जाओ, करके तुमको सब कुछ जाना है। तो मैनेजमेंट ऐसे करके रखो कि कुछ कुछ लोगों को पहले से ही बात करके रखो, कुछ लोगों से, है ना, कि हाँ मैंने तुमसे बात करी थी कि अब थोड़ा परेशान मत करना, मैं अब इन दिनों में इन लोगों से बात करूंगा, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर वो जब तुम इन लोगों से बात कर जीएस से बात कर रहे होंगे तो ऑप्शनल बीच में डंडा दे देगा आगे कि मेरे से तो बात ही नहीं करते, तुम तो मेरे को भूल ही गए हो, मेरे को याद ही नहीं करते, फिर ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि उसको ठंडा करके रख दो कि हाँ भाई हो गया, बात हो गई थी ना, करेंगे बाद में, अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ। इसलिए ये वाला काम ये एक बार हो जाता है ना तो उससे होता क्या है, बहुत मतलब तुम जीएस ठंडे दिमाग से करते हो, और जीएस जब ठंडे दिमाग से करते हो तो भागा दौड़ी नहीं करते, जब भागा दौड़ी नहीं करते तो उसको अच्छे से इंटरलिंक करके करते हो। उसीलिए इफेक्टिवली ना तुम्हारा 10 नंबर 10 नंबर के करीब तुम्हारा जीएस में बढ़ जाता है और 10 नंबर के करीब ऑप्शनल बढ़ जाता है, क्योंकि ऑप्शनल की नंबर ऑफ रिविजन इंक्रीज हो जाती है ना। तो इसलिए मतलब बता रहा हूँ 10 दिन अभी पढ़ लो। लेकिन वही वाली बात है कि मैंने प्रीलिम्स में भी कुछ चीजें चीख के बोली थी कि गरीब जो है वो बिना मरे, मतलब मैं कितना भी समझा लूं वो मर के ही स्वर्ग देखेगा, है ना। तुम लोगों ने मर के ही देखा, मैंने आत्मा की आवाज 1000 बार चीखा, मैंने हेरारकी 1000 बार चीखा, कंफर्मेशन 1000 बार चीखा, सीसाइड 1000 बार चीखा, नहीं माने, मर के ही माने तुम। तो उसी तरह अब ये जो समझ जाएगा प्यार से तो वो मान लेगा, नहीं मानेगा तो फिर वो मर के ही स्वर्ग देखेगा। और फिर अब बात क्या है कि कट ऑफ किसी को नहीं पता भाई, खुद वो अगर यूपीएससी को भी नहीं पता जब तक वो गरीब की सारी कॉपी पहचान ये डालेगा। भी है कि वो कट ऑफ बहुत पूछता है हाँ और नहीं तो क्या भाई, वो हर तरफ जाएगा, बोलेगा कि भाई सर कट ऑफ कितनी आएगी, मेरा सीन बनेगा क्या। और फिर गरीब क्या करेगा कि भाई जब उसका भगवान भरोसा, भगवान भी बोलेगा कि भाई गरीब अच्छा काम कर रहा है, चल भाई तू रख ले, तेरे को मैं 1 रिजल्ट फाउंड पकड़ा देता हूँ। फिर उसका 1 रिजल्ट फाउंड वो देखता है, फिर शाम को 6-7 बजे रिजल्ट आता है, फिर वो बोलता है कि भाई अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, क्योंकि अब 70-75 दिन है, ना ही उसने ऑप्शनल देखा, ना ही उसने एथिक्स देखी, और ना ही भाई उसने मतलब कुछ टिंडर बम्बल चलाया, कुछ भी नहीं किया, मतलब उसने क्या करा। और ना उसने पैसे कमाई भाई कि भाई अगर तेरे पास अगर इतना ही स्पेकुलेट करना है तो करीब भाई तू जाना कॉपर देख क्या कर रहा है। हाँ फिर धंधा खोल लो ना अपना, जैसे लोगों ने धंधा खोल रखा है ना स्पेकुलेशन का, अपना चैनल बना के बैठे हैं, तो खोल लो धंधा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे और फालतू में देखो टेंशन, उसको कल से लोग, यूटिलाइज कहीं तो करो, हाँ उसको और कम लाओ, देखो कुछ आउटकम ला दे तुम उसका। मैं तुमको बता रहा हूँ, जो लोग टेलीग्राम है या फिर जो लोग ये यूट्यूब है, सब जगह पे जो लोग बोलते कि भाई मैंने बोला था कि भाई सीसैट गेम चेंजर रहेगा, सीसैट किलर रहेगा, फिर कोई बोलेगा कि भाई वो दिन रात टेलीग्राम चैनल चलाएंगे, ग्रुप चलाएंगे, एंजाइटी बढ़ाएंगे, पोल्स करवाएंगे, सब कुछ रहेगा। बात क्या है कि उनसे उनको पैसा आ रहा है, बहुत बेसिक फंडा है कि भाई वो इस गाइज में वो लोग टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, इसमें वो कोर्स बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच ही रहे, वो पैसा बनाने का तरीका है ये, तुम्हारा पैसा नहीं बन रहा है।
तुम्हारा पैसा बन रहा हो तो फिर पक्का 100% करो भाई। मैं तो कह ही रहा हूँ तुमको, मैंने तुमको पॉइंट यही बताया कि स्पेकुलेशन पैसा मिले तो जरूर करो। मार्केट मेरे को भी बताओ कि भाई कहाँ पे लगाने हैं, मैं भी लगाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता ही है। तो गरीब भाई आफ्टर रिजल्ट करोगे नहीं होगा, फिर तुम अगेन पहला बेसिक चीज वही कि भाई तुम बोलोगे कि यार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, अब तो नहीं रहा, फिर वही मतलब 650 मेंस में बनेंगे 651 और फिर वहीं पे तुम लुढ़क जाओगे। क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है। तो मोटा मोटी सारा चीज यही था। एंड आई गेस बस यही काम की बातें थी। अब अगर कुछ पूछना है तो वैसे 2 घंटे का सेशन हो चुका, बहुत लंबा। हम जब बोलने बैठते हैं तो चुप नहीं होते। ये हमारे साथ वो कमी है। लेकिन ठीक है, अगर तुम लोगों को पूछना है तो पूछ लो।